कहानी की शुरुआत हिरोशी युकी नाम के एक लड़के से होती है। वो स्कूल में बहुत कमजोर स्टूडेंट है और बाकी बच्चे उसे हमेशा तंग करते रहते हैं। घर पर भी उसकी हालत अच्छी नहीं है क्योंकि उसका परिवार भी उसे नीचा समझता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे एक वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जाना पड़ता है। उस गेम का रूल बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई खिलाड़ी गेम के अंदर मर जाता तो असली दुनिया में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन उसी जगह पर हिरोशी एक फैसला करता है कि वो खुद को स्ट्रांग बनाएगा ताकि जो लोग उसे नीचा समझते हैं उनसे बदला ले सके। आज हिरोशी अपने टीचर के साथ करियर काउंसलिंग सेशन से निकला था। ये पहली बार नहीं था, पहले भी कई बार वहां जा चुका था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने अपने फ्यूचर के लिए कोई रास्ता नहीं चुना। टीचर ने उसे कहा कि उसे ट्रैक एंड फील्ड क्लब में फिर से ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। टीचर की बातों से पता चलता है कि पहले कभी स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से हिरोशी ने खेलना छोड़ दिया था। वही बात अब तक उसके साथ चल रही थी, इसलिए वो ट्रेनिंग करने या क्लब में लौटने का सोच भी नहीं रहा था। टीचर को उसकी हालत पर थोड़ा दुख हुआ और उसने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें हिरोशी की असली प्रॉब्लम से जुड़ी नहीं थी। हिरोशी की नजर टीचर की डेस्क पर रखी एक किताब पर जाती है जिसका नाम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल था। उसे समझ में आ जाता है कि टीचर ने अभी भी वही किताब पढ़ी है और उसी से इंस्पायर होकर बातें कर रहा है। काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब हिरोशी घर जा रहा था तब उसकी नजर स्कूल यार्ड की तरफ जाती है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी नारंगी बालों वाली एक लड़का उसे देखता है और उसकी तरफ दौड़ कर आता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो लड़का भी टीचर की तरह उसे फिर से ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह देता है, लेकिन हिरोशी वही पुराना जवाब देता है और मना कर देता है। वो लड़का उसे मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं। हिरोशी अपने पुराने पास्ट से दूर भागना चाहता था, इसलिए उसने अपना ध्यान वर्चुअल रियलिटी गेम में लगा दिया था। आज एक खास दिन था क्योंकि जिस गेम का वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो आज रिलीज होने वाला था। उस गेम का नाम फाइनल क्वेस्ट थर्ड 22 था। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ गेम स्टोर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में दो स्ट्रीट पंक्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हिरोशी का सीधा और भोला चेहरा देखकर साफ था कि फिर से बुली होने वाला है। वो दोनों उससे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं और चाहे हिरोशी देना चाहे या नहीं उन्हें पैसा ही चाहिए था। हिरोशी मजबूरी में उन्हें पैसा दे देता। पैसे गिनने के बाद वो भी उससे कहते हैं कि अगर कभी उसे किसी को पिटवाना हो तो वो उन्हें बता सकता है। हिरोशी मनी मन सोचता है कि जिन लोगों को वो पिटवाना चाहता है वो तो यही दोनों हैं। उन दोनों से बचकर हिरोशी जल्दी से गेम स्टोर की तरफ जाता है क्योंकि आज रिलीज डे था। लेकिन जब पेमेंट करने का समय आता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे कम है। तब उसे याद आता है कि उसने गलती से उन स्ट्रीट पंक्स को 1000 येन की जगह 10,000 येन दे दिए थे। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गेम खरीद सके, इसलिए वो निराश होकर स्टोर से बाहर निकल जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। चलते चलते उसके कदम एक पुराने से गेम शॉप के सामने रुक जाते हैं जिसका नाम किसारगी था। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे वही दिखता है जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ रखे सारे गेम्स लगभग 3 साल पुराने थे। हिरोशी दुकान के ओनर के पास जाता है जो लंबे सफेद बालों वाली एक लड़की थी। हिरोशी उससे पूछता है कि क्या उसके पास नया रिलीज हुआ फाइनल क्वेस्ट पार्ट 22 है। ये सुनते ही शॉप ओनर जोर से हंसने लगती है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि उस गेम को इतना खींच कर बस पार्ट्स तक बना दिया गया है और फिर भी उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। वो शिकायत करती है कि कम से कम उन्हें टाइटल तो बदल देना चाहिए था ताकि नए प्लेयर्स को ट्रिक किया जा सके। लेकिन हिरोशी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस ये जानना था कि उसके पास एक गेम है या नहीं। शॉप ओनर उस गेम के बारे में बोलती ही जा रही थी। शुरू में उसे वो गेम मजेदार लगा था, लेकिन बाद में वो बोरिंग हो गया क्योंकि कोई भी इंसान 20 पार्ट तक कैसे खेल सकता है। ज्यादातर समय बस चीजें कलेक्ट करनी पड़ती थी। हिरोशी ये सुनकर थोड़ा सहज हो गया क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सही थी। सच में जब वो छोटा था तब वही गेम मजेदार लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मजा खत्म हो गया। फिर भी हिरोशी यहाँ किसी खूबसूरत बड़े प्लॉट वाली लड़की से डांट सुनने नहीं आया। उसे बस ये जानना था कि वो गेम बेचती है या नहीं। अगर वो सिर्फ उसे डांटना चाहती है तो वो वहाँ से चला जाएगा। तभी शॉप ओनर उसे रोकती है और बताती है कि उसके पास गेम है। वो ये भी कहती है कि उसने उसे इंसल्ट किया, इसलिए वो कीमत घटाकर 10,000 येन में दे देगी। ये सुनकर हिरोशी खुश हो जाता है और तुरंत गेम खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे का लेन देन होता है उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ चाल चली गई है। ये गेम नहीं था जो वो लेना चाहता था। शॉप ओनर बहुत ही जल्दी पैसे रजिस्टर में रख देती है और पैसे वापस देने से मना कर देती है। वो कहती है कि गेम उस 22 पार्ट वाले गेम से बेहतर है। उसके मुताबिक ये एक फुली इम्प्रेसिव फुल ड्राइव आरपीजी है जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। लेकिन हिरोशी को उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने पैसे वापस चाहिए थे। फिर शॉप ओनर कहती है कि गेम अडल्ट्स के लिए है। ये सुनकर हिरोशी और परेशान हो जाता है क्योंकि तब तो वो इस गेम को खेल भी नहीं पाएगा। लेकिन शॉप ओनर उसे धीरे धीरे समझाने लगती है और कहती है कि उसे चाइल्डिश गेम छोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। फिर गेम शॉप की ओनर उसका हाथ पकड़ती है और अपना नाम रियोना बताती है। वो ये भी कहती है कि वो खुद भी अक्सर ये गेम खेलती
है और अपने बड़े दिल और बड़े प्लॉट के साथ वो सब कुछ सिखा देगी। हिरोशी एक्साइटमेंट में आ जाता है और आखिरकार गेम लेकर घर लौट जाता है। उसे फिर गेम नहीं बल्कि उस खूबसूरत लड़की का फोन नंबर भी मिल गया। घर जाते समय वो गेम को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये गेम 10 साल पहले बनाया गया था। हिरोशी तुरंत रियोना को फोन करता है लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। उसे बस वही आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि नंबर इस समय रीचेबल नहीं है। ये सुनकर हिरोशी गुस्से में आ जाता है और गेम फेंकने का सोच, लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा करना पैसे की बर्बादी होगी। जब घर पहुंचता है तब तक अंधेरा हो चुका होता है। हिरोशी सोचता है कि पहले ना गेम खेल लेगा, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है उसे अंदर अपनी छोटी बहन काइली दिखती है। वो तुरंत माफी जैसा रिएक्शन देता है और जल्दी से वापस अपने कमरे में भाग जाता है। फिर वो सोचता है कि पहले गेम ही ट्राई कर लेते हैं। गेम को कंसोल में डालता है, कुर्सी पर बैठता है और लॉग इन करना शुरू करता है। जैसे ही वो गेम के अंदर जाता है उसे गेम का मेन गोल बताया जाता है कि उसे डीमन किंग को हराकर दुनिया को बचाना है। शुरुआत की क्वेस्ट ये होती है कि उसे टाउन छोड़कर फ्लोरा सिटी जाना है जहाँ उसे लगभग मिशन मिलेंगे। गेम के अंदर हिरोशी एक नॉर्मल विलेजर के बॉडी में होता है। चारों तरफ का सीन बहुत सुंदर दिख रहा था और छूने का एहसास भी बहुत रियल लग रहा था। यहाँ तक कि दर्द भी सच जैसा हो रहा था। वो अभी भी सबको समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक एनपीसी उसके पास आ जाता है। कैरेक्टर डिजाइन देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि गेम 10 साल पुराना है। वो सेव मेन्यू चेक करता है और देखता है कि वो सब सही है, नहीं तो उसे लगता कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। वो एनपीसी खुद को एलिसिया बताती है और कहती है कि वो हिरोशी की बचपन की दोस्त है। वो बताती है कि आज दोनों साथ में एप्पल तोड़ने जाएंगे। तभी एक एनपीसी अंदर आता है और उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाता है। ये एलिसिया का बड़ा भाई मार्टिन था। नाश्ते के समय एलिसिया ने बताया कि गलती से दरवाजा हिरोशी के सिर पर लग गया था और उसे चोट लग गई थी। ये सुनकर मार्टिन उसे एक सेब देता है और कहता है कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हिरोशी सेब को सूंघता है और उसे सच में सेब की खुशबू आती है। जब वो उसे काटता है तो उसे बिल्कुल असली सेब खाने जैसा एहसास होता है। ये महसूस करके हिरोशी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक कमाल का गेम मिल गया है। हिरोशी को सेब ऐसा खाते देख एलिसिया चाकू से उसे काट कर देने लगती है। तभी हिरोशी को गेम की शुरुआत वाली क्वेस्ट का याद आती है और वो दोनों भाई बहन से पूछता है कि फ्लोरा सिटी कैसे जाया जाता है। जैसे वो दोनों ये नाम सुनते हैं वो चौंक जाते हैं। मार्टिन उसे सावधान करता है कि ऐसी बातें लापरवाही से नहीं करनी चाहिए और उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई भगोड़ा हो। एलिसिया कहती है कि इस बारे में खेत जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन हिरोशी को लगता है कि वो लोग बेवजह डर रहे हैं, इसलिए वो खुद ही जाने का फैसला करता है। तभी अचानक मार्टिन उस पर झपटता है और उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना सके। समझाते हुए वो बताता है कि गॉब्लिन्स के हमले से लोगों को बचाने के लिए टीटो सिटी के चारों तरफ बहुत बड़ी खाइयां खोदी गई हैं। शहर के लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और बाहर के लोग भी अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ खास दूत ही आ सकते हैं। शहर ने बाहर की सारी कम्युनिकेशन भी बंद कर दी है, लेकिन हिरोशी को ये सब इतना गंभीर नहीं लगता। वो उल्टा कह देता है कि वो खुद उन गॉब्लिन्स को खत्म कर देगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन उसे ऐसे देखते हैं जैसे अब उसका कुछ हो नहीं सकता। मार्टिन फैसला करता है कि उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखानी पड़ेगी। हिरोशी अभी भी सोच रहा था कि ये बस शुरुआती ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसलिए वो डिफेंसिव सेंटेंस में खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ करने से पहले मार्टिन उसे जोरदार मुक्का सीधा उसके चेहरे पर मार देता है। दर्द से वो चिल्लाने लगता है और गुस्से में गालियां देने लगता है। मार्टिन को लगता है कि इससे भी हिरोशी को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए वो उसे कई और मुक्के मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर मार्टिन सेब खाते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी जैसे शरीर वाला इंसान एक खरगोश तक नहीं मार सकता, गॉब्लिन को हराने तो दूर की बात है। ये सुनकर हिरोशी बहुत गुस्से में आ जाता है। असली जिंदगी में भी लोग उसे तंग करते थे, इसलिए वो गेम में आकर राहत महसूस करता था, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही हो रहा है। गुस्से में वो मार्टिन को जोर से धक्का देता है। उसे लगता है कि बस साधारण सा धक्का है, लेकिन अचानक पास में रखा चाकू मार्टिन की गले में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई को मरता देखकर एलिसिया डर और गुस्से से चिल्लाने लगती है। चाहे हिरोशी इसे एक्सीडेंट कहे, लेकिन मरने के बाद सच वही रहता है कि मार्टिन मर चुका है। डर के मारे हिरोशी वहां से भागने लगता है। इससे एलिसिया और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और किसी जंगली जानवरों की तरह उसका पीछा करने लगती है। हिरोशी कई दिनों तक जान बचाकर भागता रहता है और आखिर एक गली में जाकर उससे पीछे छुड़ाता है। अभी भी वो इस बात से हिला हुआ था कि उसने किसी को मार दिया। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है क्योंकि ये सिर्फ गेम है, अगर वो लॉग आउट करके फिर से खेलेगा तो मार्टिन फिर जिंदा हो जाएगा। तभी वहाँ रियोना उसके सामने आ जाती है। वो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसका आकार बहुत छोटा है। वो बताती है कि वो एक फेरी कैरेक्टर है जिसे गेम कंपनी ने खास तौर पर शॉप ओनर को दिया है। उसका काम खिलाड़ी को गाइड करना है, इसलिए गेम के एनपीसीज और मॉन्स्टर उसे देख या सुन नहीं सकते। लेकिन वो ये भी बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो शुरुआती क्वेस्ट थी जैसे एप्पल तोड़ना या बचपन की दोस्त से मिलना, वो सब हिरोशी की वजह से पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। रियोना हिरोशी के गले में लगे टाइटल टैग को दिखाती है और उस पर लिखा होता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड किलर। ये देखकर वो चौंक जाती है और उसे
उसे समझ में आता है कि हिरोशी ने गेम में आते ही सीधा बहुत बुरा रास्ता चुन लिया है। हिरोशी जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि सब एक्सीडेंट था, लेकिन रियोना कहती है कि कोर्ट में हर मर्डरर यही कहता है। हिरोशी ये टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो गेम को रिस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन रियोना अफसोस के साथ बताती है कि इस गेम में रिस्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये गेम असली जिंदगी की तरह बनाया गया है, इसलिए इसे हाइपर रियलिज्म गेम कहा जाता है। रियोना बताती है कि गेम अपने आप प्रोग्रेस सेव करता रहता है। अगर हिरोशी अभी लॉग आउट कर भी दे तो अगली बार लॉग इन करने पर वो यहीं से शुरू करेगा जहां उसने छोड़ा था। इसका मतलब ये है कि चाइल्डहुड फ्रेंड किलर का लेबल पूरी गेम की आखिर तक उसके साथ रहेगा। रियोना उसे ये भी कहती है कि वो हार्डवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि गेम का डाटा सीधा उसी में सेव होता है। अगर उसने उसे कुछ किया तो उसे नए वीआर कंसोल खरीदना पड़ेगा और उसकी कीमत 9 लाख येन है। कोई भी पागल ऐसा ही करेगा। रियोना फिर मजाक में कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके शॉप से एक कंसोल खरीद सकता है जिसकी सस्ती कीमत 12 लाख येन है। इस तरह बेचकर वो जल्दी बहुत अमीर बन सकता है। ये सुनकर हिरोशी गुस्से में पैसे वापस मांगता है, लेकिन रियोना साफ मना कर देती है। वो बताती है कि उसके शॉप्स में पहले से साफ लिखा हुआ है कि सारे जिम्मेदारी से छूट है। जब हिरोशी उसे कोर्ट में ले जाने की धमकी देता है तो भी रियोना बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है कि उसके पास एक हाई स्कूल के लड़के से ज्यादा समय और पैसे हैं, इसलिए वो हिरोशी को सलाह देती है कि अब उसे एक्सेप्ट कर ले और गेम खेले। फिर रियोना गेम के बारे में दोबारा बताती है। इस गेम का नाम अल्टीमेट क्वेस्ट है, जिसे छोटा करके यूएम कहा जाता है। ये एक फुल्ली इंटरेक्टिव आरपीजी है जो 10 साल पहले जापान में बहुत कम कॉपीज में रिलीज हुआ था। अब इसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है और इसे हिस्ट्री के सबसे कम पसंद किए गए गेम में गिना जाता है। फिर भी खिलाड़ी अभी भी इसे खेल रहे हैं, हालांकि वो बहुत कम है। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम गेंजी है। उसने भी 10 साल पहले गेम की शुरुआत अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को मार दिया था। रियोना सलाह देती है कि हिरोशी को उससे मिलकर सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद रियोना हिरोशी से कहती है कि वो अपना आइटम पाउच चेक करे, उसमें 30 गोल्ड कॉइन होते हैं। वो सलाह देती है कि हिरोशी कुछ नए कपड़े खरीद ले ताकि वो अपनी पहचान छिपा सके, क्योंकि मार्टिन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है और अब वो एक वांटेड आदमी बन गया है। दोनों एक टेलर शॉप में जाते हैं। वहाँ हिरोशी 15 गोल्ड कॉइन वाली एक शर्ट सुनता है, लेकिन शॉपकीपर तुरंत उसे पहचान लेता है। वो मर्चेंट होने के कारण उसे पकड़वाते नहीं, लेकिन वो शर्ट की कीमत बढ़ाकर 25 गोल्ड कॉइन कर देता है और ऐसा दबाव बनाता है कि हिरोशी को उसे खरीदना पड़ेगा। इससे साफ हो जाता है कि अगर उसने नहीं खरीदा तो क्या हो सकता है। ये सब देखकर हिरोशी को लगता है कि जैसा असली जिंदगी में उसके साथ होता है, वैसे ही यहाँ भी उसका फायदा उठाया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि पूरे गेम में उसके साथ ऐसा होता रहे, इसलिए वो गिंजी को ढूंढने का फैसला करता है। रियोना बताती है कि पिछले 10 साल से गिंजी एक कसीनो में रह रहा है। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये शहर बहुत बड़ा था क्योंकि ये बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था, इसलिए यहाँ के लोगों ने खुद का एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बना लिया था। यहाँ बिना इजाजत शहर छोड़ने वाले किसी भी इंसान को मार दिया जाता था। इसी वजह से कोई भी इसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। रियोना ये भी कहती है कि अगर हिरोशी शहर से बाहर जाना चाहता है तो उसे गिंजी से मिलना होगा, इसलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन गिंजी की जगह सबसे पहले अलीसिया ही उसे ढूंढ लेती है। हिरोशी ने भले ही डिस्कस किया था, लेकिन वो सिर्फ आम लोगों को ही धोखा दे सकता था। बचपन की दोस्त होने की वजह से अलीसिया के लिए उसे पहचानना मुश्किल था। रियोना बताती है कि इस गेम के एनपीसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बने हैं, इसलिए वो पूरी तरह अपने फैसले खुद लेते हैं। उनकी अपनी सोच होती है और वो इंसानों की तरह समझदार होते हैं। हिरोशी फिर से कहता है कि उसने ये भी जानबूझकर नहीं किया था। हैरानी की बात ये होती है कि अलीसिया उसकी बात मान लेती है। वो पहले गुस्से में चिल्लाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अब उसने सब कुछ सोच लिया है। वो ये भी कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर हिरोशी राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन एलिसा कहती है कि क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है, इसलिए वो उसे और खुद को मार देगी ताकि तीनों लोग मरने के बाद फिर से साथ रह सके। वो वही चाकू निकालती है जिससे मार्टिन की मौत हुई थी और कसम खाती है कि वो हिरोशी को उसी तरह काटेगी जैसे वो सेब छीलती है। रियोना तुरंत उसे सावधान रहने को कहती है। वो बताती है कि एलिसिया बहुत ताकतवर और ज्यादातर नए खिलाड़ी उसे अपना साथी मानते हैं, क्योंकि एलिसिया रियोना को देख नहीं सकती, इसलिए उसे लगता है कि हिरोशी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो सोचता है कि वो उसे जल्दी इस दुनिया से विदा कर देगी। जान का खतरा देखकर हिरोशी एक बार फिर भागने का फैसला करता है। रियोना उसे भागते समय इधर उधर घूमकर दौड़ने का तरीका बताती है ताकि वो एलिसिया से बच सके। दोपहर तक भागते भागते हिरोशी जंगल के अंदर एक लकड़ी की झोपड़ी में छिप जाता है। उसे थकान बिल्कुल असली दुनिया जैसी महसूस होती है। इसी बीच उसका टाइटल भी बदलकर फास्ट रनिंग फ्रंट किलर हो जाता है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि थोड़ा रुक कर आराम कर ले, क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना है। रियोना उसे आगे भागते रहने को कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं होता। हिरोशी जब मेन्यू खोलने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता। रियोना समझाती है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक गेम सेव नहीं होगी। तभी अचानक एलिसिया वहाँ पहुंच जाती है और उस पर हमला करके उसके हाथ पर चाकू से वार कर देती है। जब वो फिर से हमला करने वाली होती है
तब रियोना उसकी आंख पर मुक्का मार देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए कुछ देख नहीं पाती और हिरोशी को भागने का मौका मिल जाता है। एलिसिया गुस्से में चिल्लाती है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, वो उसे ढूंढ नहीं लेगी। भागते भागते हिरोशी आखिरकार गेम से लॉग आउट करने में कामयाब हो जाता है। वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है और अपने हाथ को देखकर सोचता है कि उसने आखिरकार इतनी तेज दौड़ कब लगाई थी। अगले दिन सुबह उसे रियोना का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसे स्कूल के बाद फिर से गेम खेलने के लिए कहती है। स्कूल में हिरोशी अपने दोस्त मोरी को पूरा एक्सपीरियंस बताता है। दोनों इसे एक बेकार गेम कहकर हंसते हैं। मोरी हिरोशी के गेम खेलने के शौक की बुराई नहीं करता, लेकिन उसे सलाह देता है कि उसे उन लोगों का सामना करना चाहिए जो उसे तंग करते हैं। अगर वो ऐसे ही गेम में भागता रहेगा तो लोग उसे हमेशा नीचा समझते रहेंगे। हिरोशी को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोपहर में वो थका हुआ घर लौटता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में मोरे की बात घूम रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये उसकी छोटी बहन गीता होती है। वो कहती है कि उसे गेम खेलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रात भर उसकी आवाज से सबकी नींद खराब हो गई थी। वो ये भी कहती है कि बेकार गेम खेलने की जगह उसे फिर से दौड़ना शुरू करना चाहिए, लेकिन हिरोशी उसकी बात को बस टाल देता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हिरोशी फिर से गेम में लॉग इन करता है। वो ठीक उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ वो भाग रहा था। उसका हाथ अभी भी खून से भीगा हुआ था। सबसे पहले उसे अपने जख्म का इलाज करना था। हिरोशी अपना इन्वेंटरी चेक करता है और उसमें कुछ जड़ी बूटियां पाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उनसे दवा कैसे बनाई जाए। वो बस पत्तियों को इधर उधर दबाता और घुमाता रहता है, उम्मीद करता है कि शायद कुछ हो जाए। तभी वहाँ एक नशे में दिखने वाला आदमी आता है। वो आदमी एनपीसीज के बारे में जानता था, इसलिए लगता है कि वो भी एक प्लेयर है। तभी हिरोशी समझ जाता है कि गिंजी है। हिरोशी जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे मदद मांगता है। गिंजी एक नए खिलाड़ी को देखकर आ भरता है, खुश होता है, लेकिन फिर भी वही जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके हिरोशी के जख्म का इलाज कर देता है। इलाज खत्म होने के बाद दोनों बातें करने के लिए कसीनो में चले जाते हैं। गेंजी उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन हिरोशी मना कर देता है क्योंकि वो अभी छोटा है। गेंजी कहता है कि ये कोला है। हिरोशी उसे पीकर देखता है तो वो सच में कोला ही होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह गेंजी उसे नशे में रहता है। फिर हिरोशी उसे बताता है कि उसने गलती से अपने बचपन के दोस्तों को मार दिया है और वो भी मुसीबत में फंस गया है। ये सुनकर गेंजी जोर से हंसने लगता है और किसी से बात करने जैसा बर्ताव करता है। हिरोशी पीछे मुड़कर मेज को देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ 4 कुर्सियां हैं। इससे उसे थोड़ा शक होता है। हिरोशी गेंजी से पूछता है कि उसने अपने दोस्तों को ही क्यों मारा था। गेंजी कहता है कि वो जवानी की बेवकूफी थी। उसके दोस्तों ने सब कुछ ऐसी बातें की थी जो उसे बुरी लगी, इसलिए उसने उसे मार दिया। उसने अपनी बचपन की प्रेमिका को भी मारा। ये सुनकर हिरोशी हैरान रह जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। गेंजी समझ जाता है कि इस गेम में जो बॉडी मिलती है वो असली दुनिया जैसी होती है। ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव गेम है। अगर कोई मजबूत और तेज दिमाग वाला नहीं है तो वो इसे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। पिछले 10 साल में सिर्फ एक इंसान इसे पूरा कर पाया है। वो एक बहुत ताकतवर हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसने गेम को आसानी से खत्म कर दिया था। उसका नाम कमाई था और उसका टाइटल अनमैच्ड एडवेंचर था। गिंजी का खुद का टाइटल इनह्यूमन था। हिरोशी पूछता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी अचानक गिंजी उसका क्लॉक खींचकर उतार देता है और जोर से सबको बताता है कि फ्रेंड्स किलर यहाँ है। वो हिरोशी से कहता है कि जब उससे पूछताछ हो तो बफ करने की कोशिश करे, शायद वो सजा से बच जाए। अचानक गार्ड वहां आकर हिरोशी को घेर लेते हैं। हिरोशी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिंजी उसे पकड़कर गिरा देता है और उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। गिंजी को हैरानी होती है कि हिरोशी इतना कमजोर दिखता है, फिर भी उसे बेहोश करने में काफी ताकत लग गई। जब हिरोशी होश में आता है तब तक सैनिक उसे घेर कर पकड़ चुके होते हैं। असल में गिंजी ने उसे शराब के पैसे पाने के लिए पकड़वा दिया था। गिंजी उससे कहता है कि वो बस ये कहे कि उसने किसी को मारा नहीं तो उसे कड़ी मेहनत वाले काम में सजा मिल जाएगी। गिंजी खुद 13 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसे ये सब अच्छी तरह पता था। फिर सैनिक हिरोशी को शहर के लोगों के सामने ले जाते हैं। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ पत्थर सैनिकों को भी लग जाते हैं, इसलिए वो भीड़ को भगा देते हैं। ये सब देखकर हिरोशी जमीन पर गिर जाता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था। तब उसे गेम की शुरुआत में देखी गॉड की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वही वो हीरो है जो दुनिया को बचाएगा। इसी बात को सोचकर हिरोशी थोड़ा हिम्मत जुटाता है और गार्ड को चेतावनी देता है कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो उन्हें इनका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हिरोशी कहता है कि एक हीरो के नाते एक दिन कोई उससे दुनिया को बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन गार्ड तुरंत उसे चुप करा देते हैं। ये लाइन गार्ड ने इतनी बार सुनी थी कि अब उसे सुनकर उनके कान पक चुके थे। हर चोर और लुटेरे जिसे वो पकड़ता है वो यही कहते थे। वो इन बातों से बहुत तंग आ चुका था, खासकर इसलिए क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा था और उससे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। हिरोशी लगातार समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक एक छत की तरफ जाती है। चांदनी में उसे एलिसिया की परछाई दिखती है। वो अभी भी वही सेब छीलने वाला चाकू पकड़े हुई थी और रियोना के मुक्के की वजह से उसकी एक आंख भी ठीक से देख नहीं पा रही थी। हिरोशी को लगा कि अब वो उस पर हमला करेगी, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एलिसिया हमला करने के बजाय वहां से चली जाती है। ये
सब देखकर हिरोशी घबरा जाता है और जल्दी से गार्ड से कहता है कि उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। सैनिक उसे एक पत्थर की कोठरी में बंद कर देते और पूछताछ की तैयारी करने चले जाते हैं। हिरोशी सोचता है कि यही गेम को पॉज कर दे, लेकिन गेम ऐसा करने नहीं देता क्योंकि स्टोरी अभी भी चल रही होती है। थक कर वो इंतजार करने लगता है। लगभग 30 मिनट बाद वो फिर से लॉग आउट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं करता। कई बार कोशिश करने के बाद वो परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में वो इतना भूखा हो जाता है कि उसे चुप रहना पड़ता है। भूख के बाद उसे पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। हिरोशी पास बने छोटे से टॉयलेट की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपनी पैंट नीचे करने वाला होता है, तभी अचानक मार्टिन का भूत उसके सामने आ जाता है। ये देखकर हिरोशी डर के मारे पीछे गिर जाता है। अच्छी बात ये होती है कि वो डर के बावजूद खुद को गीला नहीं करता। मार्टिन का भूत गुस्से में से कोसने लगता है और खून थूकते हुए कहता रहता है कि हिरोशी ने उसे मार दिया। हिरोशी खुद का बचाव करता है और कहता है कि मार्टिन खुद ही चाकू के साथ सेब खा रहा था। उसे कैसे पता होता है कि ऐसा हो जाएगा। मार्टिन थोड़ा सोचता है और मान लेता है कि हिरोशी की बात में कुछ सच्चाई है और गलती थोड़ी उसकी भी थी। फिर मार्टिन एक पुराने वादे की बात करता है जो दोनों ने पहले किया था। वो चाहता था कि हिरोशी वही बात दोहराए, लेकिन हिरोशी को समझ में नहीं आता कि वो किस वादे की बात कर रहा है। वो दोनों भले ही लंबे समय से दोस्त रहे हो, लेकिन हिरोशी तो अभी भी हाल ही में गेम में आया था। मार्टिन आखिर समझ जाता है और कहता है कि जब तक हिरोशी को वो वादा नहीं याद आता तब तक वो उसका पीछा करता रहेगा। ये सुनकर हिरोशी की गिंजी की याद आती है जो अक्सर खुद से बात करता रहता था। शायद वो भी उन लोगों से बात करता था जिन्हें उसने मारा था। मार्टिन का भूत हिरोशी से चिपक जाता है और बार बार खून थूकते हुए दुख जताता है। वो और ज्यादा जीना चाहता था। डर के मारे हिरोशी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। कई बार चिल्लाने के बाद आखिर एक लड़की की आवाज आती है। वो लाल बालों वाली लड़की थी जो देखने में लगता था कि वो जेल में काम करती है। वो हिरोशी को वहां से बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो अपना नाम मिस रिस्सा बताती है। रिस्सा उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ एक बिस्तर और कुछ औजार रखे होते हैं। ये देखकर हिरोशी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। तभी रिस्सा हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछती है कि क्या वो तैयार है। अचानक हिरोशी के सामने एक लाल वार्निंग स्क्रीन आ जाती है जो उससे पूछती है कि क्या वो बहुत तेज एक्सपीरियंस करने के लिए मेंटली तैयार है। हिरोशी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन साथ ही उसे क्यूरियोसिटी भी होती है कि आगे क्या होने वाला है। उसके अंदर दो तरह की सोच चलती है, एक हिस्सा जो कैंसिल दबाने को कहता है और दूसरा हिस्सा यस दबाना चाहता है। आखिरकार वो यस चुन लेता है। रिस्सा उसे बिस्तर पर लिटाती है और आंखें बंद करने को कहती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। अंधेरे में हिरोशी को किसी के कपड़े हिलने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक उसे धातु के औजारों के टकराने की आवाज सुनाई देती है और माहौल और भी अजीब लगने लगता है। आंखें खोलते ही हिरोशी देखता है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है और रस्सियां अजीब तरह के कपड़ों में खड़ी है। तभी उसे समझ में आता है कि वो वही जेल के इंटेरोगेटर है। रिस्सा कहती है कि अब वो उसके साथ अपना तरीका अपनाएगी। उसने पहले सुना था कि हिरोशी कह रहा था कि उसे भूत परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे इतना दर्द देगी कि भूत खुद ही भाग जाएगा। अगर वो दर्द सह नहीं पाया और सब कुछ कबूल कर लिया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सह गया तो मार्टिन की मौत का दोष डीवन पर डाल दिया जाएगा और हिरोशी को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने औजारों से उसे डराने लगती है। हिरोशी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जितना वो चिल्लाता है रिस्सा उतनी ही ज्यादा खुश होती जाती है। तभी रियोना वहां पहुंचती है। उसने पहले हिरोशी की मदद की पुकार सुनी थी, लेकिन वो एक मूवी देख रही थी और गेम के बारे में भूल गई थी। हिरोशी उससे विनती करता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए रियोना कुछ कर नहीं पाती। वो बस उसे हिम्मत देती है कि किसी तरह सहन करे। थोड़ी देर में हिरोशी दर्द से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस गेम में सब कुछ असली जैसा महसूस होता है। डर और परेशानी में वो बिल्कुल टूट जाता है। उसकी हालत देखकर रिस्सा और भी अजीब तरीके से खुश होती है और उसे और डराने लगती है। अब हिरोशी को लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर बस इंतजार करने लगता है कि आगे क्या होगा। तभी अचानक एक गार्ड कमरे में आता है और उस इंटेरोगेशन को तुरंत रोक देता है। कोई खास वजह नहीं बताई जाती, बस इतना कहा जाता है कि कैप्टन टेस्ला का आदेश है। इसके बाद हिरोशी का टाइटल बदलकर द फ्रेंड किलिंग फास्ट रनर हु वेट्स हिमसेल्फ हो जाता है। ये थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो गया। रियोना खुश होती है कि वो मौत से बार बार बच गया, लेकिन हिरोशी के लिए ये सब इतना शर्मनाक था कि वो बिल्कुल खुश नहीं हो पाता। वो तुरंत गेम से लॉग आउट कर देता है और कसम खाता है कि वो दोबारा कभी इस गेम को नहीं खेलेगा। जब वो असली दुनिया में आके खोलता है तो सबसे पहले अपने कपड़े चेक करता है कि कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। किस्मत से सब ठीक होता है। वो मन ही मन फैसला करता है कि अब इस गेम को कभी छुएगा नहीं। कुछ समय बाद इलाके में एक दौड़ की कंपटीशन होने वाली होती है। हिरोशी फैसला करता है कि वो फिर से दौड़ना शुरू करेगा। काफी समय से वो इससे दूर था,
लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। जूनियर हाई के समय वो ट्रैक एंड फील्ड में बहुत तेज धावक माना जाता था। उसकी छोटी बहन भी उसे चीयर करने के लिए आती है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त मोरी भी उसे हौसला देने लगता है। वो कहता है कि इस बार जिस अपोनेंट का ध्यान देना चाहिए वो लाल बालों वाला लड़का है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रनर है। इसके अलावा वहाँ कई स्काउट्स भी आए हुए थे जो खिलाड़ियों को देख रहे थे। ये हाई स्कूल लेवल के वो पहली बड़ी कंपटीशन थी। कई ऑर्गेनाइजेशन और सेलेक्टर्स इस इवेंट को देख रहे थे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। हिरोशी थोड़ा नर्वस महसूस करता है, इसलिए वो बाथरूम जाने के लिए निकलता है। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात एक विदेशी आदमी से होती है। हिरोशी तुरंत पहचान लेता है कि वो मशहूर एथलीट माइक है, जिसे किंग ऑफ सेकंड प्लेस कहा जाता था। अब वो रिटायरमेंट के बाद रिपोर्टर बन चुका था। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना है कि हिरोशी ने डिस्ट्रिक्ट की शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज वहाँ कई स्ट्रॉन्ग टीम आई हुई थी, लेकिन माइक को सबसे ज्यादा उम्मीद हिरोशी से ही थी। ये सुनकर हिरोशी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन माइक से बातें करते करते वो इतना खो जाता है कि वो बाथरूम जाना ही भूल जाता है और उसी हालत में कंपटीशन के लिए मैदान में पहुंच जाता है। रेस शुरू होने से पहले वो लाल बालों वाला रनर एक दूसरे को चुनौती भरी नजरों से देखता है और कुछ ताने भी देता है। फिर जैसे ही स्टार्टिंग गन चलती है, हिरोशी की शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, लेकिन कुछ ही पल में वो खुद को संभाल लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए एक एक करके काफी रनर्स को पीछे छोड़ने लगता है। जैसे हिरोशी लाल बालों वाले अपोनेंट के करीब पहुंचता है, उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। इसी वजह से दूसरा लड़का रेस जीत गया, लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं हुई। हिरोशी खुद को संभाल नहीं पा रहा होता कि उससे एक और बड़ी गलती हो गई और वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे देख लिया। उस पल उसकी हालत इतनी शर्मनाक हो गई कि उसे लगा काश वो कहीं दूर पहाड़ों में जाकर छुप जाए। थोड़ी देर बाद वो मिल के रेस्टरूम में गया और अपने कपड़े धोने लगा। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि काश वो जमीन में ही गायब हो जाए। कपड़े धोने के बाद उसने उन्हें सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वो बाहर आया तो उसकी छोटी बहन कीता उसे दिलासा देने लगी, लेकिन हिरोशी ने उसकी बात को समझने की बजाय गुस्से में उसे डांट कर भगा दिया। इससे कीता का दिल दुख गया और वो वहां से भाग गई। तभी माइक वहां आ गया। उसने हिरोशी की रनिंग को बहुत खराब बताया। हिरोशी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे माइक को लगा कि उसकी हालत और भी खराब है। माइक ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी उसकी मानसिक ताकत होती है। अगर कोई दबाव में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो ये बहुत ही बड़ी कमजोरी है। उसके अनुसार हिरोशी की परेशानी सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि उसके अंदर और भी कई समस्याएं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हिरोशी अभी तक खुद को ये बात समझा नहीं पाया है। इसलिए जाते जाते माइक ने बस एक बात कही कि खुद के अंदर झांक कर देखो और अपनी हालत सुधारो। ये बात हिरोशी को बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो और ज्यादा परेशान हो गया। उधर असली दुनिया में वापस आकर हिरोशी ने तय कर लिया था कि वो गेम नहीं खेलेगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय कीता ने कहा कि उसके भाई को रात में देर तक गेम खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घर के बाकी लोगों की नींद खराब होती है। हिरोशी ने भी जवाब में कहा कि जब वो अपने दोस्तों को घर ले आती है तब भी काफी शोर होता है। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी उसकी माँ बीच में आई और झगड़ा शांत करवाने लगी। कीता ने कहा कि वही गेम उसके भाई को बदल रहा है। तब हिरोशी ने अचानक कह दिया कि उसने वो गेम छोड़ दिया है। ये सुनकर कीता चौंक गई, लेकिन फिर वो निराश हो गई। उसे लगा कि उसका भाई इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो कमजोर है। उसने कहा कि हिरोशी हमेशा किसी भी काम को बीच में छोड़ देता है। पहले उसने दौड़ना शुरू किया, फिर छोड़ दिया और गेम खेलने लगा, और अब गेम भी छोड़ रहा है। ये कहकर उसने अपने भाई को कमजोर कहा और स्कूल चली गई। उनकी माँ ने समझाया कि कीता असल में अपने भाई को पहले जैसा देखना चाहती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से हमेशा कहती थी कि उसका भाई बहुत अच्छा और तेज रनर है। हिरोशी फिर नॉर्मल तरीके से स्कूल गया। रास्ते में वही दो लड़के फिर से उससे पैसे मांगने आ गए। वो इतना थका हुआ था कि उनसे लड़ाई तक नहीं कर पाता था, इसलिए उसने चुपचाप पैसे दे दिए और वहां से चला गया। जब मोरी उससे मिलने आया तो हिरोशी ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद उसकी मुलाकात अपने टीचर से हुई। टीचर ने उससे पूछा कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है। हिरोशी ने कहा कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं है और वो बाद में बताएगा। जब वो बाहर निकला तो उसके फोन पर रियोन का कॉल आया। वो उसे कई बार फोन कर चुकी थी और चाहती थी कि वो गेम स्टोर पर उससे मिले, और कोइंसिडेंटली हिरोशी भी वहीं जाने वाला था। स्टोर पर पहुंचकर हिरोशी ने तय कर लिया कि वो गेम बेच देगा। रियोना इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन हिरोशी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। हिरोशी कहता है कि वजह साफ है, गेम में उसने किसी को मार दिया, फिर वो अपराधी बन गया और जेल गया और लगभग मर ही गया था। ये सुनकर रियोना फिर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर हिरोशी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरे मामले में मजा सिर्फ रियोना को आ रहा है, जबकि वो खुद लगातार परेशानी झेल रहा है। रियोना ने साफ कहा कि अगर वो गेम उससे वापस नहीं खरीदेगी तो हिरोशी कहीं और जाकर बेच सकती, लेकिन उसने उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर वो पैसे वापस चाहता है तो अभी इसे बेचना सही नहीं होगा। रियोना के अपने कुछ कारण थे, लेकिन वो इस गेम की सच्चाई उसे नहीं बता सकती थी।
वो असल में उसे यहाँ इसलिए बुलाकर लाई थी ताकि उसे कुछ दिखा सके। उसने एक खिड़की का नाम लिया, कामुई। ये वही नाम था जो हिरोशी पहले जिंजी से सुन चुका था। रियोना ने बताया कि कामुई टोक्यो की सिटी काउंसिल का सबसे यंग मेंबर है और इस गेम का बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी भी है। उसने हिरोशी को एक इंटरव्यू का वीडियो दिखाया जिसमें कामुई कह रहा था कि इस गेम ने उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला है और अब तक सिर्फ वही एक इंसान है जिसने इस गेम को पूरा खत्म किया है। रियोना चाहती थी कि हिरोशी भी इस गेम को पूरा खत्म करने की कोशिश करे। उसके हिसाब से पूरी तरह हार मान लेने से तो वो बेहतर ही था। इतना ही नहीं, उसने कामुई के द्वारा लिखा हुआ एक गाइड भी ढूंढ लिया था जिसमें गेम खत्म करने के तरीके बताए गए थे। हिरोशी को हैरानी हुई कि अगर गार्ड पहले से मौजूद है तो फिर किसी और ने गेम क्यों नहीं जीता। इस पर रियोना ने बताया कि कामुई ने ये गाइड उस समय लिखा था जब वो खुद एक स्टूडेंट था। उस समय उसका घमंड बहुत ज्यादा था। उसके लिखने की स्किल इतनी घमंडी और दूसरों को नीचे दिखाने वाली थी कि कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहता था। सच में गाइड की शुरुआत से कुछ ही लाइन में कामुई सीधा हिरोशी को ही बेवकूफ और कमजोर कहने लगता है और अगर कोई गाइड देख रहा है तो वो खुद ही कमजोर है। गुस्सा दबाकर हिरोशी आगे बढ़ता रहा। कामुई ने नए खिलाड़ियों के लिए पहली सलाह दी कि गेम खेलने से पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ। रोज 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स, जंप और 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ। ये सब तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी सारी ताकत ना बढ़ जाए। हिरोशी को सलाह बिल्कुल बेकार लगी, इसलिए वो आगे के हिस्से पर चला गया। उसे एक सेक्शन मिला जिसका नाम था कि अगर तुम्हारी बचपन की दोस्त तुम्हें मारना चाहती है तो क्या करो। कामुई ने लिखा था कि अगर ये घटना शुरू हो गई है तो बस 4 बार मर जाओ और मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि उसने एक चाल भी बताई, अगर किसी लड़ाई में जीतना मुश्किल हो तो सीधा लड़ाई मत करो बल्कि सामने वालों की कमजोरी ढूंढो और उसी का फायदा उठाओ। हिरोशी को ये सब खास भरोसेमंद नहीं लगा। इसके बाद एक और हिस्सा था जिसमें बताया गया था कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों का भूत परेशान कर रहा हो तो उसे बस अपने साथ रहने दो। पर हथियारों के हिस्से में कामुई ने बताया कि गेम की शुरुआत वाले कमरे के कोने में एक छिपी हुई तलवार होती है। उसने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को सामान खरीद लेना चाहिए ताकि मुश्किल समय में काम आए। गाइड खत्म होते होते कामुई फिर से हिरोशी और उसके पूरे परिवार का मजाक उड़ाने लगता है। हिरोशी गुस्सा रोकते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक रियोना पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। वो कहती है कि अगर कामुई के अलावा कोई और भी इस गेम को खत्म कर दे तो वो उस इंसान से शादी करना चाहेगी। इतना ही नहीं, वो उससे और भी ज्यादा करीबी रहना चाहेगी। ये सुनकर हिरोशी पूरी तरह घबरा जाता है और तुरंत उसे दूर कर देता है। लेकिन जब वो रियोना की उम्मीद भरी आंखें देखता है तो उसका मन बदलने लगता है। आखिरकार वो मान जाता है कि वो गेम को एक बार फिर से खेलने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो फिर से गेम में लॉग इन करता है, ठीक उसी जगह जहाँ उसने पहले छोड़ा था। एक सैनिक उसे जल्दी वहां से जाने के लिए कहता है और तलवार से उसे आगे बढ़ाता है ताकि वो दोबारा मुसीबत में न फंस जाए। रिस्सा भी अजीब तरह से खुश दिख रही थी और वो चाहती थी कि हिरोशी भी कभी उससे मिलने आए, लेकिन हिरोशी ने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद रिस्सा अपनी अजीब पसंद के बारे में बताती है और कहती है कि वो उस कंबल को संभाल कर रखना चाहती है ताकि उसे याद रहे। टॉर्चर वाले कमरे से बाहर निकलने के बाद हिरोशी एक रास्ते में ले जाया गया। ये रास्ता कैदियों को शहर के बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया होता है। आगे एक बहुत बड़ा और शानदार महल दिखाई देता है। सैनिक बताता है कि ये बंद शहर की रानी का महल है। इस समय यहाँ जो व्यक्ति रहता है और जिसने हिरोशी को बचाया है वो है रॉयल गार्ड का कमांडर चीफ टेस्ला। अंदर पहुंचने पर टेस्ला बहुत शांति से हिरोशी के लिए कुर्सी खींचता है, लेकिन बैठते समय उसे हल्की सी अजीब गंध भी महसूस होती है। फिर वो हिरोशी को समझाता है कि आखिर उसे क्यों छोड़ दिया गया। जांच के दौरान ये पता चलता है कि मार्टिन की बहन एलिसिया ने उसे एक छोटे फल काटने वाले चाकू से मारा था, लेकिन जब टेस्ला ने क्राइम एरिया की जांच तो वहाँ केवल एक तलवार मिली जिसे हिरोशी इस्तेमाल कर सकता था। अपने एक्सपीरियंस से टेस्ला जानता था कि किसी के गले में इतने सटीक तरीके से वार करना आसान नहीं होता और इसके लिए खास स्किल चाहिए। इसलिए उसने कंक्लूजन निकाला कि मार्टिन की मौत एक दुर्घटना थी और हिरोशी असल में दोषी नहीं है। इस अजीब और मुश्किल गेम में पहली बार किसी समझदार इंसान से मिलकर हिरोशी बहुत खुश हो जाता है। वो टेस्ला का दिया हुआ खाना भी एक्सेप्ट कर लेता है। टेस्ला उसे ये भी चेतावनी देता है कि एलिसिया से सावधान रहना, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी वो इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगी। टेस्ला कहता है कि अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो वो उससे आकर मिल सकता है। हिरोशी उसका बहुत धन्यवाद करता है। काफी समय तक भगोड़े की तरफ छिपते रहने के बाद आखिरकार उसे आजादी मिल गई थी। अब सबसे पहले वो अपने गांव वापस जाकर अपनी तलवार लेना चाहता था। रियोना बताती है कि उसका गांव शहर के किनारे पर है, इसलिए वहां पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। भले ही वो निर्दोष साबित हो चुका था, फिर भी गांव वाले उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। शायद उन्होंने सुबह से पत्थर इकट्ठे किए हुए थे और उन्हें फेंकने के लिए कोई अपराधी नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने हिरोशी को ही निशाना बना लिया।
हिरोशी को अपनी जान बचाने के लिए फिर से दौड़ना पड़ा। जब उनके पत्थर खत्म हो गए तो उन्होंने हथौड़े और फावड़े उठा लिए और हिरोशी का पीछा करने लगी, जैसे किसी गेम में कमजोर दुश्मनों का पीछा किया जाता है। ये देखकर रियोना कहती है कि असली दुनिया जैसा ही है, अगर कोई निर्दोष भी साबित हो जाए तब भी कुछ लोग सच का विश्वास नहीं करते, वो वही जानते हैं जो उन्हें सही लगता है। अब अगर हिरोशी को अपने गाँव वापस जाना था तो उसे सामने बने उस पुल को पार करना होगा, लेकिन वहाँ एक पहरेदार खड़ा था। रियोना सुझाव देती है कि अभी कुछ समय इंतजार करते हैं और इस बीच कुछ सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि अलीसिया से फिर से सामना होने वाला है और इसके लिए तैयारी जरूरी है। लेकिन हिरोशी के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इतने कम कि वो कुछ खरीद भी नहीं सकता था। तब उसने रियोना से पूछा कि इस गेम में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रियोना ने कहा कि तरीका असली दुनिया जैसा ही है, कोई काम करके पैसा कमा सकता है, किसी से उधार ले सकता है या फिर चोरी भी की जा सकती है। उसने मजाक में यहाँ तक कह दिया कि सामने बैठे उस बूढ़े जोड़े को लुट भी सकता, लेकिन हिरोशी दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वो काम करेगा। इसके बाद रियोना उसे एक नौकरी दिलवाने वाले दफ्तर में ले जाती है। ये जगह काफी टूटी फूटी और खराब हालत में थी। वजह ये थी कि गाँव वाले अब भी हिरोशी से नफरत करते थे, इसलिए उसे कोई सही और कानूनी काम नहीं मिल सकता था। इस दफ्तर में ज्यादातर गलत या संदिग्ध काम ही किए जाते हैं। अंदर पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है। वो उसका नाम लेने की बजाय उसे सीधा हत्यारा कहकर बुलाती है। हिरोशी चाहे जितनी सफाई दे दे, कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। फिर भी उस महिला के पास उसके लिए एक काम था, उसे खान में काम करना होगा और बदले में उसे हर महीने 20,000 सिक्कों की मजदूरी मिलेगी। ये सुनने में ठीक लग रहा था, लेकिन हिरोशी को सिर्फ एलिसिया से बचने के लिए कुछ स्मोक बम खरीदने थे। रियोना ने बताया कि एक स्मोक बम की कीमत सिर्फ 2 सिक्के हैं, इसलिए हिरोशी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा काम है जिसमें घंटे के हिसाब से पैसे मिले। महिला ने कहा कि ऐसा काम है, उसे बस ब्रून नाम के आदमी की कुछ मांगे पूरी करनी होगी और बदले में उसे 1 घंटे के 100 सिक्के मिलेंगे। शुरुआत में ये काम आसान लगा, लेकिन फिर उसने बताया कि ब्रून एक ओल्ड आदमी है जिसकी अजीब पसंद है और उससे कहने पर हिरोशी को उसे चमड़े की पट्टी से मारना होगा। ये सुनकर हिरोशी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने तुरंत मना कर दिया। जब उसने कोई दूसरा काम मांगा तो महिला गुस्सा हो गई। उसने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग काम के लिए तरस रहे हैं और वो यहाँ नखरे दिखा रहा है। ये कहकर उसने हिरोशी को बाहर निकाल दिया। रियोना को हिरोशी से निराशा हुई। वो चोरी नहीं करना चाहता था और जब काम करने का मौका मिला तो वो भी नहीं कर रहा। अब पैसे कमाने का एक ही तरीका बचा था, उधार लेना। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे खिलाड़ी से पैसे लेने होंगे। रियोना हिरोशी को फिर से उसी कसीनो में ले जाती है जहाँ जिंजी मिला था, क्योंकि जिंजी भी एक खिलाड़ी ही था, इसलिए वो रियोना को देख सकता था। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते किया। रियोना माहौल को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिरोशी अभी भी नाराज था, क्योंकि जिंजी ने पहले उसे धोखा देकर पकड़वा दिया था। लेकिन जिंजी ने कहा था कि हिरोशी को तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हिरोशी निर्दोष साबित नहीं हो पाता। ये सुनकर हिरोशी और ज्यादा गुस्सा हो गया। रियोना ने बीच में पकड़कर झगड़ा शांत करने की कोशिश की और जिंजी से कहा कि वो हिरोशी को कुछ पैसे उधार दे दे, लेकिन जिंजी ने साफ मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि हिरोशी यहाँ से चला जाए ताकि वो फिर से कोई गड़बड़ ना करे। अब हिरोशी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अचानक जिंजी पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। वो उसके चेहरे पर मुक्का ही मारने वाला था कि जिंजी ने चाल बदल ली और उल्टे उसे ही दबा लिया। उसने अपनी जेब से लोहे का मुक्का निकाल लिया और हिरोशी पर वार करने लगा, लेकिन हिरोशी की फुर्ती काम आई। उसने जल्दी से बचकर किंजी के बाल पकड़ लिए। जिंजी ने जवाब में उसके शरीर के एक हिस्से को जोर से पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होने लगी। आखिरकार हिरोशी की ताकत भारी पड़ गई और उसने जिंजी को जमीन पर दबा दिया। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, तभी मार्टिन का भूत फिर से उसके सामने दिखाई देने लगा और उसे याद दिलाने लगा कि वो फिर से किसी को मारने वाला है। ये देखकर हिरोशी घबरा गया और तुरंत कमरे के एक कोने में भाग गया। वो डर के मारे खाली जगह की तरफ इशारा करने लगा। जिंजी ने ये देखा तो उसे समझ आ गया कि वो क्या कर रहा है। उसने बताया कि उसे भी अक्सर उन दो लोगों के भूत दिखाई देते हैं जिन्हें उसने मारा था। कभी वो कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं और कभी कभी पूरे 1 घंटे तक दिखाई देते रहते हैं। इतना कहते ही वो भूत फिर से दिखाई देने लगे। जिंजी को खुद से बात करते हुए देखकर रियोना को समझ में आ गया कि वो भी अपने दोस्तों को मारने के लिए अंदर से पूछ रहा था। शायद इसी वजह से वो गेम खेलता रहता। ये सुनकर हिरोशी को भी उसकी हालत समझ में आने लगी। उसने जिंजी से माफी मांगी। जिंजी ने कहा कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हिरोशी की वजह से उसे इतने सालों बाद थोड़ा वार्म अप करने का मौका मिल गया। आखिरकार जिंजी ने मान लिया और हिरोशी को पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया। बाहर निकलने के बाद रियोना ने हिरोशी से पूछा कि उससे ताकतवर खिलाड़ियों को हराकर उसे कैसे महसूस हो रहा है, लेकिन वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसका बैज फिर से बदल गया। अब उस पर लिखा था कि वो वही लड़का है जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारा। बहुत तेज दौड़ता है,
अजीब मुसीबतों में फंसता है और बूढ़े लोगों को लूटने वाला समझा जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर स्मोक बम खरीदने के लिए दुकान की तरफ चल पड़े। हिरोशी एक दुकान में जाता है जहां उसकी मुलाकात दुकान की मालिक मेलिसा से होती है, जिन ने उसे सिर्फ 600 सिक्के उधार दिए थे इसलिए, और बाकी सिक्के अपने पास रख लेता है। लेकिन दुकान वाली उस पर और पैसे मांगने लगती है। भले ही हिरोशी निर्दोष साबित हो चुका था, उसकी कवर और उसका कैरेक्टर अभी भी लोगों के दिमाग में ही था। इसी वजह से वो दो स्मोक बम के लिए पूरे 600 सिक्के मांगती है। हिरोशी को ये बहुत गलत लगता है और वो दुकान से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत सुरक्षा कर्मी उसे रोक लेते हैं और मजबूर करके वही कीमत देकर बम खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। 2 बार इस जगह अटक जाने के बाद हिरोशी को समझ में आता है कि कमांडर टेस्ला को छोड़कर इस शहर के बाकी लोग उसे उतने ही खराब है। कई दिन तक पैदल चलने के बाद आखिरकार हिरोशी फिर से उसी जगह पहुंचता है जहां सारी मुसीबत शुरू हुई थी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है। कमरा पूरी तरह शांत था और अंदर ठंडा सा माहौल था। जमीन पर अभी भी मार्टिन का खून ताजा लाल रंग में दिखाई दे रहा था। चारों तरफ देखने के बाद हिरोशी को कमरे के कोने में अपनी तलवार दिख जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वो आसानी से तलवार लेकर निकल जाएगा, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एलिसिया बाहर आ जाती है। उसे पहले से पता था कि हिरोशी अपनी तलवार लेने जरूर आएगा, इसलिए वो यही इंतजार कर रही थी। हिरोशी जल्दी से स्मोक बम इस्तेमाल करके भागना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि उसे जलाने के लिए उसके पास लाइटर ही नहीं है। रियोना उसे याद दिलाती है कि अगली बार लाइटर भी खरीद लेना चाहिए, लेकिन शायद अगली बार का मौका ही ना मिले, क्योंकि एलिसा तुरंत फल काटने वाले चाकू के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तभी अचानक खिड़की टूटती है और कोई अंदर कूद जाता है। हिरोशी को पहले लगता है कि शायद कमांडर टेस्ला आया है, लेकिन असल में वो रिस्सा होती है। वो मजाक करते हुए कहती है कि वो अपने उस लड़के को बचाने आई है जो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। रिस्सा कहती है कि एलिसिया का ये हमला जानबूझकर किया गया अपराध है, क्योंकि टेस्ला पहले ही हिरोशी को निर्दोष साबित कर चुका है। अगर एलिसिया ये सब जारी रखेगी तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हिरोशी हैरान होकर पूछते है कि रिसा को कैसे पता चला कि वो यहाँ है। रिसा बताती है कि वो काफी समय से उसका पीछा कर रही थी और उसी गंध के सहारे उसे ढूंढ लिया। ये सुनकर हिरोशी चौंक जाता है। रियोना समझ जाती है कि जब से वो गेम में आया है तब से उसने कपड़े ही नहीं बदले, इसलिए गंध अभी भी बनी हुई है। रियोना ये भी सुझाव देती है कि हिरोशी रिसा को अपनी टीम में शामिल कर ले, क्योंकि वो काफी ताकतवर है और आगे चलकर उसकी प्रोटेक्शन कर सकती है। हिरोशी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एलिसिया पीछे से हमला कर देती है। रिसा तुरंत उसका कपड़ा पकड़कर उसे खींच लेती है और उसे बचा लेती है। एलिसिया के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे हिरोशी को मारना है। उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो निर्दोष साबित हो चुका है। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगी। एलिसिया चाकू लेकर हमला करती है, लेकिन रिसा उसका वार रोक देती है और उसे पीछे धकेल देती है। फिर वो बहुत तेज हमला करती है। धूल शांत होने के बाद अचानक एलिसिया नजर ही नहीं आती। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी रियोना ऊपर देखकर बताती है कि एलिसिया छत पर है। ये देखकर हिरोशी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे अजीब गेम है। उसे मौका मिलता है और वो एलिसिया के साथ गिरा हुआ चाकू उठाकर बाहर फेंक देता है ताकि वो नियति हो जाए, लेकिन एलिसिया तुरंत 2 और चाकू निकाल लेती है। अब रिसा पूरी तरह गंभीर हो जाता है। इसी बीच हिरोशी को याद आता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर सकता है, लेकिन तभी रिसा सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि वो हिरोशी की प्रोटेक्शन करने नहीं आई, वो उसे अपने पास रखना चाहती है और फिर से इतना परेशान करना चाहती है कि वो फिर से डर जाए। ये सुनकर हिरोशी को समझ में आता है कि रिसा भी एलिसिया जितनी ही खतरनाक है। अब दोनों पागल लड़कियां उसी के लिए लड़ रही हैं। रिसा ताकत में ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसकी गति धीमी है। वहीं एलिसिया बहुत तेज थी और आसानी से उसके हमलों से बच रही थी। एक पल ऐसा आता है जब एलिसिया हमला करती है, लेकिन रिसा उसका वार रोक देती है और उसके दोनों चाकू दूर गिर जाते हैं। रिसा तुरंत उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन एलिसिया उसे याद दिलाती है कि वो भले ही मजबूत हो, लेकिन तेज नहीं है। वो अचानक रिसा के पेट पर जोर से वार करती है और फिर एक और वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद एलिसिया फैसला करती है कि रिसा से बाद में निपटेगी। फिलहाल उसका असली निशाना हिरोशी है और वो उसे खत्म करना चाहती है। कहानी में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। रियोना जल्दी आगे आती है ताकि हिरोशी को भागने का थोड़ा समय मिल सके, लेकिन इस बार एलिसिया पहले से तैयार थी। पिछली बार उसे पता चल गया था कि हिरोशी के साथ एक सपोर्ट फेरी थी, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर सुरक्षा वाला चश्मा पहन लिया था। कामुई की सलाह याद करके जब एलिसिया उसकी तरफ दौड़ती है तो हिरोशी उसे रोकने के लिए वही चाल चलता है जो अक्सर लड़कियों पर काम करती है, और वो उसकी छाती की तरफ निशाना बनाता है। उसे लगा एलिसिया वैसे ही रिएक्ट करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। एलिसिया पहले से ऐसे तरीकों की यादी थी। वो तुरंत हिरोशी को जोर से लात मार देती है, जिससे वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और अब एलिसिया उसे बहुत दर्दनाक तरीके से खत्म करना चाहती है। हिरोशी को लगने लगता है कि अब गेम ही यही खत्म हो जाएगा। तभी अचानक मार्टिन का भूत फिर से दिखाई देता है।
लेकिन वो मदद करने नहीं आता बल्कि अपनी बहन से कहता है कि हिरोशी को जल्दी खत्म कर दो। इतनी मुश्किल घड़ी में हिरोशी तेजी से सोचने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि अलीशिया को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। तभी उसे याद आता है कि अलीशिया की नफरत का असली कारण वही खुद है। इसी सोच के साथ हिरोशी अचानक अपना दिल खोल देता है। ठीक उसी समय जब अलीशिया का चाकू उसके चेहरे के बहुत करीब होता है, वो अपने दिल की बात कह देता है। ये सुनकर अलीशिया एक पल के लिए रुक जाती है। हिरोशी समझ जाता है कि उसका तरीका काम कर रहा है, इसलिए वो लगातार उससे प्यार भरी बातें करता रहता है। लेकिन अलीशिया के दिल में अपने भाई की मौत का दर्द बहुत गहरा था। चाहे वो हादसा ही क्यों न था, लेकिन उसकी नजर में उसका भाई मर चुका था और वो उसके लिए सबसे प्यारा इंसान था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हिरोशी इस शहर से निकलना चाहता था। अलीशिया के दिल में कभी उसके लिए प्यार था ही नहीं, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वो सोचती है कि अगर वो इतना करीब था तो वो भाग क्यों गया। इसके बाद अलीसिया अचानक वहां से भाग जाती है, जैसे वो सच्चाई से दूर जाना चाहती हो। हिरोशी की जान तो बच जाती है, लेकिन अलीसिया की बातों ने उसके मन को हिला दिया था। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो इस सब को सिर्फ एक गेम समझ रहा था। उसे अलीसिया और मार्टिन के साथ बिताए हुआ पुराना समय याद नहीं था, लेकिन उसके लिए वो सच में एक करीबी दोस्त था। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मार्टिन की मौत के बाद वो वहीं रुककर उसे बचाने की कोशिश करने की जगह डर कर भाग गया। अब उसे अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। उसी समय रिस्सा को भी होश आ जाता है। हिरोशी उसे मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रिस्सा बदले में अजीब सी मांग करती है और कहती है कि अगर वो सच में शुक्रिया करना चाहता है तो उसे अपनी एक उंगली देनी चाहिए। ये सुनकर हिरोशी का सारा धन्यवाद खत्म हो जाता है और वो तुरंत उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वो अपनी तलवार वापस लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहीं जाने का फैसला करता है। वो रियोने से कहता है कि वो यहीं उसका इंतजार करे। फिर हिरोशी गांव के पास उस जगह की तरफ जाता है जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। उसे याद आता है कि गेम की शुरुआत में मार्टिन ने इसी पेड़ के नीचे एक वादा होने की बात कही थी। जब वो वहां पहुंचता है तो सच में एक बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई देता है। उसी समय मार्टिन फिर से सामने आ जाता है और बड़ा भाई उससे पूछता है कि क्या वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन हिरोशी मुस्कुरा देता है क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता और उसके पास अभी बहुत कम बाकी है। कामुई की बात याद करके हिरोशी एक अलग रास्ता चुनता है। अगर किसी भूत को दूर नहीं कर सकते तो उसके साथ चलना चाहिए। इसी सोच के साथ वो मार्टिन को अपने साथ एडवेंचर पर चलने के लिए कहता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और अचानक हिरोशी को पुराना समय याद आने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो मार्टिन और एलिसिया हमेशा साथ रहते थे और तीनों ऐसे रहते थे जैसे कभी अलग नहीं होंगे। फिर उसे वो पुराना वादा भी याद आ जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। जब ये वादा उसे याद आता है तो मार्टिन का रूप बदल जाता है और वो पहले जैसा डरावना नहीं लगता। उसे खुशी होती है कि हिरोशी को उनकी दोस्ती याद आ गई। इसके बाद मार्टिन का इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचता। वो हिरोशी को धन्यवाद देता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। हिरोशी जानता था कि ये सिर्फ गेम है, लेकिन फिर भी उस पल उसके दिल में हल्की सी फीलिंग रह जाती है। रियोना भी उसके पीछे पीछे आई थी और उसने सारी बातें देख ली थी। वो हिरोशी को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि अब बस एलिसिया ही बाकी है, उसके बाद में धीरे धीरे निपटा जा सकता है। अभी सबसे पहले उसे अपनी जंग लगी तलवार ठीक करनी चाहिए और नई पैंट खरीदनी चाहिए क्योंकि उसकी पुरानी पैंट से अभी भी काफी बदबू आ रही थी। इसी बीच हिरोशी का टाइटल भी अपडेट हो जाता है और अब उसे सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड किलर, तेज भागने वाला बेडवेटर और बड़े आदमी को लूटने वाला कहा जाने लगा। अचानक पूरे इलाका में एक घंटी बजने लगती है। हिरोशी दौड़कर देखने जाता है कि क्या हुआ और देखता है कि पूरा शहर आग में घिरा हुआ है। रियोना भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि गेम में ऐसा कोई इवेंट भी होता है। हिरोशी जल्दी से शहर के अंदर जाता है और वहाँ हर तरफ लोग डर कर भाग रहे होते हैं। वो कई लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब सिर्फ अपनी जान बचाने लगते हैं। रियोना उसे समझाते हैं कि गेम असली दुनिया जैसा है, जहाँ मुसीबत के समय लोग पहले अपनी चिंता करते हैं और किसी को रुककर समझाने का समय नहीं होता। वो सलाह देती है कि तलवार ठीक करते वक्त हमें लोहार से पूछ लेना चाहिए। लोहार से बात करके पता चलता है कि शहर पर गॉब्लिन का हमला हो रहा है। हिरोशी हैरान हो जाता है क्योंकि शहर के चारों तरफ खाई बनी हुई है जो दुश्मनों को रोकती थी, लेकिन लोहार बताता है कि 500 साल से सबसे बड़ी सूखा पड़ने की वजह से वो खाई पूरी तरह सूख गई और गॉब्लिन ने इसी मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया। हिरोशी को लगता है कि ये अपने आप को साबित करने का मौका है। वो लोहार से कहता है कि तलवार जल्दी ठीक करके दे ताकि वो भी लड़ाई में जा सके, लेकिन लोहार खुद जान बचाने की जल्दी में था और वो कहता है कि अगर तलवार ठीक करनी है तो खुद ही कर ले। अब मजबूरी में हिरोशी खुद ही तलवार तेज करने लगता है। जैसे जैसे वो लगातार घिसता है, बाहर से लोगों की मदद की चीख सुनाई देती है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि तलवार ठीक होने में बहुत समय लग रहा था। तभी रियोना कहती है कि शायद तलवार तेज करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी जंग लगी तलवार भी दुश्मनों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात सुनकर हिरोशी तुरंत बाहर जाकर लड़ने का सोचता है, लेकिन रियोना उसे रोक लेती है। वो बताती है कि अभी भी उसकी ताकत बहुत कम है और गॉब्लिन उसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर वो अभी बाहर गया तो उसे मरने के चांस 120% है। रियोना ये भी बताती है कि अगर इस गेम में कोई मर जाता है तो
उसके साथ बहुत बुरा होता है। हिरोशी पहले सोचता है कि शायद असली जिंदगी में मौत हो जाएगी, लेकिन रियोना बताती है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई मरता है तो उसे हमेशा के लिए गेम में बैन कर दिया जाता है और उसका कंसोल भी खराब कर दिया जाता है। ये सुनकर रियोना खुद भी मानने लगती है कि ये गेम सच में बहुत बेकार है। वो बताते हैं कि असल में इस गेम में पहले भी एक खिलाड़ी मर चुका है और उसका कंसोल हमेशा के लिए लॉक हो गया था। उस घटना के बाद गेम कंपनी के खिलाफ केस भी हुआ था, लेकिन कंपनी ने अपने पैसे और ताकत से सब कुछ दबा दिया। बाद में लोग गुस्से में गेम दुकानों के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे और थोड़े समय बाद ये बेकार गेम लगभग भुला दिया गया। इसी वजह से जब हिरोशी पहले से गेम को बेचने गया था तो रियोना ने सच नहीं बताया और उसे चालाकी से फिर से गेम खरीदने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में रियोना साफ कहती है कि अभी हिरोशी इतना मजबूत नहीं है कि गॉब्लिन से लड़ सके। वो सलाह देती है कि अभी गेम से लॉकआउट कर लेना चाहिए और बाहर जाकर कामुई से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन गेम छोड़ने से पहले हिरोशी उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक बार गॉब्लिन को देखना चाहता है। रियोना मान जाती है, लेकिन उसे हिदायत देती है कि बिल्कुल चुप रहना। हिरोशी धीरे से दरवाजा खोलकर थोड़ा झांकता है। बाहर गॉब्लिन को देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उनका रूप बहुत डरावना था और उनकी स्पीड भी बहुत तेज थी। वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है और फिर लॉग आउट करने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। एक गोबलिन उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही हिरोशी बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए बाहर भागने लगता है, लेकिन उसी समय रियोना उसे पकड़कर पीछे खींच लेती है। वो उसे याद दिलाती है कि इस गेम का कंसोल बहुत महंगा है और उसकी कीमत 1,20,000 येन है। वो मजाक में कहती है कि अगर वो मर गया तो उसे नया कंसोल देना पड़ेगा और वो उसे थोड़ा डिस्काउंट देकर 1,26,000 येन दे सकती है। हिरोशी ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि असली कीमत तो सिर्फ 90,000 येन थी और रियोना उसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी। फिर भी रियोना उसे समझाती है कि उस लड़की को बचाने की कोशिश छोड़ दे क्योंकि वो सिर्फ एक एनपीसी है, असली इंसान नहीं। लेकिन हिरोशी के दिमाग में मार्टिन की बात आ जाती है। वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था, चाहे वो असली इंसान हो या सिर्फ गेम का कैरेक्टर। इसी बीच बाहर 3 सैनिक आ जाते हैं और उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। 3 लोग मिलकर एक गोब्लिन को रोक सकते थे, लेकिन ये गोब्लिन बहुत खतरनाक था। एक पल में ही उसने एक सैनिक का हाथ काट दिया। बाकी 2 सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से हिलता है कि एक के पीछे पहुंचकर दूसरे को काट देता है और तीसरे के दोनों हाथ भी तोड़ देता है। कुछ ही पल में तीनों सैनिक मर जाते हैं। ये सब देखकर हिरोशी डर जाता है। रियोना बताते हैं कि ये कारण है कि गेम में नए खिलाड़ियों को जल्दी शहर छोड़ने की सलाह दी जाती है ताकि उनका सामना गोब्लिन से ना हो। हिरोशी पूछता है कि क्या सच में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे लड़ सके। तभी रियोना बताती है कि 2 लोग ऐसे हैं जो उनसे लड़ सकते हैं, एक कामुई और दूसरा एक आदमी जिसका नाम अदा है। असली दुनिया में वो ईस्टर्न और पैसिफिक बाउंसिंग चैंपियन रह चुका है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसका सबसे कठिन दुश्मन कौन था तो उसने जवाब दिया कि गोब्लिन। इतना सब सुनने के बाद भी हिरोशी लड़की को बचाने का फैसला करता है। रियोना उसकी जिद से परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर वो मर गया तो वो उसे नई कंसोल पर थोड़ा डिस्काउंट दे देगी। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि कम से कम अपनी पैंट बदल ले क्योंकि पैंट से बहुत बदबू आ रही थी। पास में लोहार की छोड़ी हुई एक पैंट पड़ी थी। वो थोड़ी गंदी थी, लेकिन फिर भी पुरानी पैंट से बेहतर थी। तैयार होने के बाद हिरोशी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। प्लान ये था कि रियोना गोब्लिन का ध्यान भटकाएगी और उसी समय हिरोशी लड़की को उठाकर वहां से भाग जाएगा। जैसे ही मौका मिलता है हिरोशी तेजी से भाग कर निकलता है और लड़की को पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 गोब्लिन थे। फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो लड़की से कहता है कि वो दूसरी दिशा में भाग जाए और वो उन दोनों गोब्लिन को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन गोब्लिन लड़की के पीछे भागते हैं। ये देखकर हिरोशी तुरंत उनके पीछे दौड़ता है। वो खतरनाक पल में वो अपनी एक्सेलरेशन स्किल इस्तेमाल करता है और एक पल में लड़की तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन वो जानता था कि सिर्फ भागते रहना हमेशा काम नहीं आएगा, किसी न किसी तरह इन दोनों गोब्लिन को रोकना ही पड़ेगा। तभी अचानक टेस्ला वहां पहुंच जाता है। वो सुनहरे कवच में था और बहुत ताकतवर लग रहा था। वो अपनी तलवार से सिर्फ एक वार करता है और दोनों गोब्लिन तुरंत खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर में सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और हिरोशी उस लड़की को उनके हवाले कर देता है ताकि वो उसे सुरक्षित जगह ले सके। ये पहली बार था कि जब हिरोशी को लगा कि उसने सच में किसी की जान बचाई है। इसके बाद उनका टाइटल फिर से बदल दिया जाता है। अब इसका टाइटल सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड किलर, बैड राइटर, ओल्ड मैन रॉबर और सबसे बड़े लॉलीकून बन जाता है, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसी समय टेस्ला उसके पास आता है। उसने हिरोशी की हिम्मत देख ली थी और इसलिए वो उसे शहर की रक्षा के लिए मैसेंड्री बनाने का मौका देता है। हिरोशी तुरंत ये मौका एक्सेप्ट कर लेता है। उसके दिमाग में ये भी था कि अगर वो टेस्ला के साथ रहेगा तो मुसीबत आने पर टेस्ला उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद टेस्ला कहता है कि अब उसे रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा जहां वो प्रैक्टिस कर सकेगा और मजबूत बन सकेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद हिरोशी गेम को सेव करता है और फिर गेम से बाहर निकल जाता है। हिरोशी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गेम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्कूल में वो अपने दोस्त मोरी को गेम में हुई सारी बातें बताता है। मोरी भी खुश होता है कि अब हिरोशी उस गेम में मजे ले रहा है। बात करते समय मोरी को लगता है कि हिरोशी में थोड़ा बदलाव भी आ गया है।
उस रात गेम में जाने से पहले हिरोशी कामुई की बनी हुई गाइड वीडियो देखता है। कामुई उसे समझाता है कि शुरू वाले शहर में बाहर निकलने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये था कि खिलाड़ी साइड क्वेस्ट और मेन क्वेस्ट पूरा करे ताकि शहर में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए। जब रेपुटेशन काफी बढ़ जाती है तो शहर से वापस जाने का परमिट मांगा जाता है। दूसरा तरीका था पीछे वाले गेट से भागना, लेकिन वहाँ गॉब्लिन मिलते हैं जो शहर पर हमला करने वाले होते हैं और उनसे लड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। तीसरा तरीका सबसे खराब था, खासकर गॉब्लिन वाले इवेंट से पहले खिलाड़ी पार्टी बनाकर जवाबी हमला कर सकते हैं और भाग सकते हैं, या फिर कहीं छिप कर 4 दिन इंतजार कर सकते हैं जब तक गॉब्लिन खत्म ना हो जाए, फिर चुपचाप शहर से निकल सकते हैं। एक और रास्ता था टेस्ला की रॉयल गार्ड में शामिल होना है, लेकिन कामुई ने चेतावनी दी कि सिर्फ बेवकूफ ही उस कमांडर के साथ लड़ने का फैसला करेगा, क्योंकि वह ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है और मरने के चांस 300% तक बताई जाती है। फिर भी कामुई ने उस लोगों के लिए कुछ सलाह दी जो वहां जाने का फैसला करते हैं। उसने बताया कि अगर किसी खिलाड़ी के पास ग्रेटेस्ट फ्रेंड किलर वाला टाइटल है तो उसके पास थोड़ा मौका हो सकता है। इसके बाद उसने पहले हिरोशी से एक वादा करवाया और उसे बधाई दी कि वो भूत वाले पीछा करने से बच निकला। आगे की सलाह के बाद उसके बचने की चांस सिर्फ 0.5% रहने वाली थी। सबसे पहले उसे शुरुआती 5 ट्रेनिंग सेशन पूरे करने होंगे, उसके बाद उसे दूसरे गॉब्लिन से बचना होगा। ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वो बच गया तो उसे कई दिलचस्प राज पता चल सकते हैं। इसके बाद कामुई ने और कुछ नहीं बताया और कहा कि बाकी सब अब हिरोशी की अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हिरोशी ने तय कर लिया कि वो नया कंसोल नहीं खरीदेगा और हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा। फिर वो अपनी बहन से भी ठीक से बात करता है और कीदा से कहता है कि वो इस गेम को खत्म करके रहेगा। वो ये भी कहता है कि आने वाले दिनों में वो थोड़ा शॉक कर सकता है, इसलिए वो उसे समझने की कोशिश करे। इस बार वो पहले की तरह भागने वाला नहीं था। इसके बाद हिरोशी फिर से गेम में लॉग इन करता है। टेस्ला का इनविटेशन मानने के बाद उसे रानी की किले में ले जाया जाता है, जैसा कामुई ने कहा था। अगर वो 5 दिन बच गया तो सब ठीक रहेगा। सबसे पहले टेस्ला उसे रानी से मिलवाता है। रानी अपना नाम गर्वन बताती है और कहती है कि वो टेड शहर की रूलर है। हिरोशी जब उसको रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो अचानक रानी उसे गले लगा लेती है और अपने सैनिकों को आशीर्वाद देती है। ये देखकर हिरोशी इतना खुश हो जाता है कि उसके मुंह से अजीब आवाज निकल जाती है। इसके बाद टेस्ला उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात 2 नए लोगों से होती है जिसका नाम नादा और बालू थे। टेस्ला समझाता है कि उनका काम रानी गर्वन के किले पर हमला करने वाले गॉब्लिन को रोकना होगा। ये बात कर वो वहां से चला जाता है और बॉब नाम के आदमी को हिरोशी उसके कमरे तक ले जाने का काम देता है। हिरोशी को एक अलग कमरा दिया जाता है। रियोना, जो अब तक चुप थी, वो सलाह देती है कि जब बॉब बात करे तो चुप रहकर ध्यान से सुनना, क्योंकि वो काम की जानकारी दे सकता है। कपड़े बदलने के बाद बॉब हिरोशी को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। एक नए सैनिक के रूम में बॉब उसे लड़ाई की कुछ बुनियादी बातें सिखाने वाला होता है। बॉब उसे हौसला देता है और कहता है कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तब जब वो हिरोशी के शरीर को देखता है तो कहता है कि वो काफी पतला है और शायद लड़ाई से ज्यादा इंटेलिजेंस वाले काम के लिए सही है। हिरोशी तुरंत इससे इनकार कर देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने पर पता चलता है कि ट्रेनिंग देने वाला वही सैनिक है जिसने पहले हिरोशी को गिरफ्तार किया था। वो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे नादा और बालू से ज्यादा कठिन ट्रेनिंग देता है। कुछ देर बाद वो सैनिक वहां से चला जाता है और उसी समय कैथी नाम की एक लड़की वहां आती है। वही लड़की थी जिसने पहले उसे छोटी बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाया था। उसने उस बच्ची से हिरोशी की बहादुरी की कहानी सुनी थी और उससे मिलकर खुश होती है। दोनों थोड़ी देर बात कर रहे होते हैं कि वो सैनिक वापस आकर हिरोशी को फिर से ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है। इसके बाद हिरोशी का उस सैनिक के साथ प्रैक्टिस वाला मुकाबला होता है। हिरोशी के पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो बहुत जल्दी बुरी तरह हार जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सैनिक घमंड से उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बोंगे जितना कमजोर है। कहानी में आगे हालात और मुश्किल हो जाते हैं। जब सैनिक हिरोशी का मजाक उड़ा रहा होता है तभी नादा आगे आता है और उसे सैनिक को ही पीट देता है। इससे नए सैनिकों की इज्जत थोड़ी बच जाती, लेकिन इसके बाद सबको लगने लगता है कि हिरोशी बहुत कमजोर है। अब कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, न कैथी और ना ही बॉब। एक हाई स्कूल का लड़का जो मैकेनिस्ट बनना चाहता है, अब वो पूरी तरह अकेला पड़ गया था, क्योंकि वो बाकी लोगों जितना ताकतवर नहीं था। थका देने वाले दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है और रात में हिरोशी अपने बिस्तर पर गिर जाता है। वो खुद से कहता है कि बस 4 दिन और सहना है, फिर सब ठीक हो जाएगा, और ये सोचते सोचते सो जाता है। दूसरे दिन गेम का स्लेप सिस्टम बिल्कुल असली जिंदगी जैसा काम करता है, इसलिए वो थका हुआ महसूस करता है। रियोना उसे बताती है कि वो ज्यादा देर तक सोता रहेगा। घबराकर हिरोशी जल्दी से कपड़े बदलता है और बाहर भागता है ताकि बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग में शामिल हो सके, लेकिन अब कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सबका ध्यान अब सिर्फ नादा की ट्रेनिंग पर होता है। तभी अमोस नाम का एक सैनिक उसे कहता है कि वो तलवार घुमाने की प्रैक्टिस से शुरुआत करे। जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी नादा और बालू उसके पास आते हैं।
दोनों ने उसके बारे में वो टाइटल सुन रखा था जिसमें उसे बेस्ट फ्रेंड किलर कहा गया था। हिरोशी कितना भी मना करे लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसने किसी को नहीं मारा। नादा तो उसे ये तक कह देती है कि अपनी औकात में रहे और दूसरों के लिए परेशानी ना बने। माहौल थोड़ा तनाव भरा हो जाता है लेकिन उसी समय कैथी बीच में बोलकर बात खत्म कर देती है और नादा और बालू वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हिरोशी कैथी के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। कैथी की मदद से वो कुछ नई बातें सीखने लगता है लेकिन ज्यादा समय नहीं मिलता क्योंकि तीसरे दिन उसका मुकाबला नादा से करा दिया जाता है। लड़ाई शुरू होते ही नादा सिर्फ एक बार में उसे हरा देती है। हिरोशी जमीन पर गिर जाता है और सिर तक नहीं उठा पाता। नादा और बालू उसका मजाक उड़ाते हैं। उस समय हिरोशी को लगता है कि वो असली जिंदगी में भी और इस गेम में भी पूरी तरह बेकार है। इसके बाद वो अकेले एक कोने में बैठ जाता है। रियोना उसे संभालने की कोशिश करती है। हिरोशी कहता है कि उसे पता था कि ये मुश्किल होगा लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल होगा। रियोना उसे कहती है कि बस थोड़ा और सहन कर ले। फिर वो उसे एक काउंसलिंग रूम में ले जाती है जो अभी अभी मिला था। उसका कहना था कि शायद किसी से बात करने से मन हल्का हो जाएगा। हिरोशी इस पर भरोसा करता है और अंदर जाकर अपनी सारी परेशानी बता देता है। वो बताता है कि लोग उसे कमजोर समझकर उससे दूरी बना रहे हैं और उससे पैसे भी मांगते हैं। काउंसलर उसकी बात सुनता है और फिर सीधा कह देता है कि असली समस्या वही खुद है। उसके पास कोई खास ताकत नहीं है फिर भी वो सेना में शामिल हो गया इसलिए जो हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। ये सुनकर हिरोशी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तो अपना तनाव कम करने आया था लेकिन काउंसलर ने उसे और परेशान कर दिया। रियोना कहती है कि इसलिए दुनिया के काउंसलिंग ऑफिस भी अक्सर ज्यादा मदद नहीं कर पाते। ये सुनकर हिरोशी और नाराज हो जाता है और पूछता है कि अगर उसे पता था तो उसे यहाँ क्यों लाई। उसी समय कहती वहां जाती है। उसे लगता है कि हिरोशी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा और दुख दबा कर बैठा है। वो उसे सलाह देती है कि शायद प्रार्थना करने से थोड़ा मन हल्का हो सकता है। उसकी बात मानकर हिरोशी और रियोना चर्च जाते हैं और वहाँ अपनी बात बताते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद वहाँ की नन कहती है कि हिरोशी पर कर्स है और अब वो उसे प्यूरिफाई करेगी। हिरोशी सोचता है कि शायद कोई गंभीर समस्या होगी लेकिन नन बस उसके ऊपर ठंडे पानी की एक हल्की बाल्टी डाल देती है और कहती है कि काम खत्म हो गया। ये सब बहुत अजीब लगता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता और जैसा सोचा जा सकता है इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि चौथे दिन भी उसे फिर से बुरी तरह पीटा जाता है। ओमस की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नादा और बालू उसके पास जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। जब हिरोशी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे पकड़कर जमीन पे गिरा देते हैं। कैथी अमोस को बुलाकर उन्हें रोकती है लेकिन अमोस ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब हिरोशी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि योना भी उसके हाल पर मजाक करने लगती है। इससे उसका स्वभाव बहुत कठोर होने लगता है। हिरोशी गुस्से में उससे बहस करने लगता है और उसी समय कैथी उसे खुद से बात करते हुए देख लेती है। नादा और बालू कैथी को चेतावनी देते हैं कि अगर वो हिरोशी के साथ ज्यादा घूमेगी तो उसके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हिरोशी के साथ किया है। खुद को अपमान और मार से बचाने के लिए कैथी कह देती है कि वो हिरोशी को जानती ही नहीं। अब हिरोशी सच में बहुत बदकिस्मत लगता है। गेम में भी लोग उसे परेशान कर रहे थे और असली जिंदगी में भी वो अक्सर मुश्किल में पड़ जाता था। अभी तक असली दुनिया में उसके दोस्त उसके खिलाफ नहीं हुए थे लेकिन अगर वो इतना ही कमजोर रहा तो शायद जल्दी ऐसा भी हो सकता था। जब नादा और बालू हिरोशी का मजाक उड़ा रहे होते हैं तब रियोना भी उनके साथ हंसने लगती है। ये देखकर हिरोशी समझ नहीं पाता कि वो आखिर उसकी तरफ है या नहीं लेकिन शायद उसे थोड़ा तरस आ जाता है इसलिए वो कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। पांचवें दिन जो ट्रेनिंग का आखिरी दिन था सुबह सुबह नादा को पता चलता है कि उसके जूते चोरी हो गए हैं और किसी ने उन्हें नाली में फेंक दिया है। वो उन जूतों को बहुत संभाल कर रखता है क्योंकि वो उसकी माँ ने बनाए थे लेकिन परेशानी ये खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसकी तलवार भी गायब हो जाती है और बाद में मिलती है तो टॉयलेट में फंसी हुई होती है। ये सब देखकर नादा सबसे पहले हिरोशी पर शक करता है क्योंकि वही अकेला था जिसे नादा ने पहले मारा था। तभी बॉब बीच में आता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। बाकी लोग भी कहते हैं कि उन्होंने हिरोशी को नादा के लॉकर के पास जाते नहीं देखा। उसी समय अचानक एक चीख सुनाई देती है। पूरी टीम दौड़कर लॉकर रूम में पहुंचती है। वहां उन्हें रसोई में काम करने वाली महिला मिलती है। वो बताती है कि उसका अंडरवेयर चोरी हो गया है। वो नादा के बैग में मिलता है। अब सबकी नजर में नादा एक गंदा इंसान बन गया। लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। यहाँ तक कि बालू भी बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे वहां से भगा देता है। जो पहले दूसरों को परेशान करता था अब वो खुद ही बुराई झेल रहा था। कुछ समय बाद खबर मिलती है कि नादा को आर्मी से निकाल दिया गया है। तभी अचानक टेस्ला वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि जूते चुराने वाला तलवार खराब करने और नादा को फंसाने के पीछे असली आदमी अमोस था। उसमें यह भी लिखा था कि अमोस ऐसा से लेकर रहा है क्योंकि नादा ने पहले उसे हरा दिया था और उसे अपमान महसूस हुआ था। उस चिट्ठी पर बालू के सिग्नेचर थे जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है।
इसके बाद टेस्ला पूरी टीम से पूछता है, सबसे पहले कहती आगे आकर कहती है कि ये बात सच है। उसके बाद बाकी लोग भी वही कहते हैं। आखिर में आमोस को उसके पद से हटा दिया जाता है। टेस्ला कहता है कि जल्दी वो उनकी टीम के लिए नया कमांडर अरेंज कर देगा। कहती है और बाकी लोग हिरोशी से माफी मांगते हैं। असल में इस पूरी प्लान के पीछे रियोना ही थी, उसी ने सब कुछ प्लान किया था। हिरोशी उसके लिए थोड़ा आभारी था, लेकिन किसी बूढ़े आदमी को इस तरह रुला देना उसे थोड़ा ज्यादा लगा। अब अगले दिन गॉब्लिन का हमला होने वाला था, फिर भी हिरोशी अभी तक मन से पूरी तरह तैयार नहीं था। रियोना उससे पूछती है कि क्या वो हार मानने वाला है, लेकिन हिरोशी साफ कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ तक पहुंच चुका है, इसलिए अगर मरना भी पड़े तो पूरी कोशिश करने के बाद ही मरेगा। उसकी बात सुनकर रियोना को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो आखिरकार असली वजह बताती है कि उसने हिरोशी को ये गेम खेलने के लिए क्यों कहा था। वो कहती है कि वो चाहती है कि ये गेम खत्म हो जाए। वो बताती है कि 10 साल पहले जब वो खुद ही खिलाड़ी थी, तब उसकी मुलाकात कामुई से हुई थी। उस समय वो एक हाई स्कूल की लड़की थी। उसे बड़ी उम्र के आदमी पसंद थे। जब उसे पता चला कि कामुई शहर के टेट छोड़ने वाला है, तो उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने दिल से बात कह दी, लेकिन कामुई ने उसे मना कर दिया। वजह ये थी जो किसी भी आदमी को गुस्सा दिला सकती थी। उसने कहा कि उसके प्लॉट बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसे डर लगता है। उस दिन से रियोना के मन में गुस्सा भर गया। उसे लगा कि उसका अपमान हो गया। तभी उसने फैसला किया कि वो किसी ऐसे खिलाड़ी को ढूंढेगी जो इस गेम को जीत कर कामुई की टॉप पोजीशन को छीन ले। वो ये भी चाहती थी कि जो खिलाड़ी जीतेगा उससे वो शादी करेगी और दोनों कामुई के सामने प्यार दिखाएंगे, ताकि उसे 10 साल पहले की बात का पछतावा हो। उसकी वजह सच में बहुत अजीब थी। उस रात में हिरोशी को नींद नहीं आती और वो बाहर ताजी हवा लेने चला जाता है। वो सोचता है कि रियोना ने सिर्फ अपने बदले के लिए इतनी बड़ी प्लान बनाया था, इसलिए उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। उसी समय टेस्ला भी वहां जाता है। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गॉब्लिन कब हमला करेंगे। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। टेस्ला को पता चलता है कि हिरोशी शहर छोड़ना चाहता है। टेस्ला कहता है कि अगर वो गार्ड का कप्तान नहीं होता तो वो भी शहर छोड़ देता है, क्योंकि वो भी बाहर की बड़ी दुनिया देखना चाहता है। कि अगर वो दोनों इस लड़ाई में बच गए तो वो हिरोशी के साथ शहर छोड़ देंगे। लड़ाई के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए हिरोशी गेम में लॉग आउट कर देता है, ताकि वो कामुई की गाइड देख सके। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन कीता उसे देख रही होती है। हिरोशी पूछता है कि वो उसी कमरे में क्या कर रही है। कीता बताती है कि वो उसे नाश्ते के लिए बुला रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो देखने आ गई। जब उसे पता चला कि उसका भाई ठीक है, तो वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हिरोशी कामुई की गार्ड पढ़ना शुरू करता है, जिसमें गॉब्लिन वाले इवेंट के बारे में बताया गया था। हमेशा की तरह कामुई शुरुआत में ही हिरोशी को बेकार और नाबालिग कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। हिरोशी जब कामुई की गाइड पढ़ रहा होता है, तब शुरुआत में कामुई ने हमेशा की तरह उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे बेकार बताया। उसके बाद उसने हिरोशी से एक वादा करवाया। वादा होने के बाद ही कामुई ने उसे एक खास ट्रिक बताई। वो ट्रिक इतनी अजीब थी कि उसे पढ़कर हिरोशी हैरान रह गया। कामुई ने कहा कि वो बस इतना ही सीख सकता है। उसके तुरंत बाद उसकी वेबसाइट क्रैश हो गई और गाइड बंद हो गई। हिरोशी उस ट्रिक के बारे में सोचता रहा और फिर वापस गेम में लॉग इन कर गया। गेम में अब छठा दिन था और गॉब्लिन अटैक वाला इवेंट शुरू हो चुका था। रियोना इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो हिरोशी के साथ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले देखती है। वो बार बार ऐसे चेक कर रही थी कि उसने खाना खाया या नहीं और बाथरूम गया या नहीं। थोड़ी देर बाद टेस्ला सब सैनिकों के साथ आया और एक स्पीच दी। उसने इस मिशन के लिए नए कमांडर भी बताए, और वो थी रीसा और एलिसिया। दोनों का नाम मैसनरी दुनिया में बहुत डर के साथ लिया जाता था। रीसा एक खतरनाक मेकोस्टिक औरत थी और एलिसिया को हेल्स फ्रूट नाइफ कहा जाता था। ये सुनकर हिरोशी के शरीर में ठंडी सी दौड़ गई, क्योंकि अब उसे सिर्फ गॉब्लिन से नहीं बल्कि इन दोनों से भी डर लग रहा था, खासकर एलिसिया से, जो कभी उसकी बचपन की दोस्त थी। टेस्ला ने सबको मोटिवेट करने के लिए एक लंबी स्पीच पढ़ी, लेकिन उस समय तक कहीं भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए उसने सैनिकों को पूरे शहर में अलग अलग जगह पर पेट्रोल करने का आदेश दे दिया। हिरोशी को शहर के ईस्टर्न विलेज में भेज दिया गया, जो उसका अपना गांव था। टेस्ला ने सोचा कि पुराने रिश्ते ठीक हो जाएं, इसलिए उसने रीसा और एलिसिया को भी उसके साथ भेज दिया। हिरोशी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टेस्ला ने कहा कि अगर वो साथ काम करेंगे तो गॉब्लिन को हराना आसान होगा। मजबूरी में हिरोशी उन दोनों के साथ निकल गया और उसने तय किया कि वो उनके साथ दूर ही रहेगा। तीनों शांत सड़कों पर पेट्रोल कर रहे थे। ज्यादातर लोग अपने घर में बंद थे और दरवाजे लग चुके थे। तभी आगे एक चोरी हो गई। एक चोर किसी का बैग छीन कर भाग रहा था और भागते हुए उसने हिरोशी को धक्का दे दिया। वो सीधा एलिसिया के सामने पहुंचा और उसी पल एलिसिया ने बैग छीन लिया और उसके हाथ को काट दिया। उसके बाद उसने बैग वापस उस लड़की को दे दिया, लेकिन लड़की डर से बेहोश हो गई। रीसा ने चोर से पूछताछ की और उसने बताया कि किसी ने उसे उकसाया था। उसे कहा गया था कि जब सैनिक गॉब्लिन से लड़ने बाहर होंगे तब शहर कमजोर होगा और लूटपाट का अच्छा मौका मिलेगा। उसने ये भी बताया इसी शहर में कई जगह चोरी हो रही है
हिरोशी ने पूछा कि जिसने उसे उकसाया वो कहाँ है। जो ने एक कसीनो की तरफ इशारा किया। तीनों वहां पहुंचे तो देखा कई सिविलियंस को बांध कर रखा गया है। वहां एक ताकतवर आदमी दिखाई दिया जो लीडर जैसा लग रहा था। रीसा और एलिसे ने बैंडिट से लड़ने का फैसला किया और हिरोशी को कहा कि वो बंधकों को छुड़ाए, क्योंकि वो दोनों अभी भी उसे कमजोर समझती थी। लड़ाई शुरू हुई। रीसा और एलिसिया एक ही करके बैंडिट्स को गिराने लगी और हिरोशी लोगों को खोलकर बाहर निकालने लगा। तब उसे पता चला कि उनमें गेंजी भी था। उसने बताया कि बैंडिट्स लोगों को पकड़कर कंबोडिया में बेचने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जब एलिसिया ने उस गंजे आदमी को हरा दिया तो उसे समझ में आया कि वो असली लीडर नहीं है, असली मास्टरमाइंड गेंजी था। उसने अचानक हिरोशी को पकड़ लिया और उसे गला दबाकर होस्टेज बना लिया। वो चाहता था कि सब लोग अपनी चीजें छोड़कर वहां से चले जाए, वरना वो हिरोशी की गर्दन उड़ा देगा। लोग अपनी चीजें छोड़कर वहां से जाने लगे, लेकिन इस बार हिरोशी भागने वाला नहीं था। उसने गेंजी के पेट में जोर से कोनी मारी और खुद को छुड़ा लिया। रीसा उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन हिरोशी खुद उससे लड़ना चाहता था। पिछली मुलाकात के बाद गेंजी ने ब्रास नकल्स ले लिए थे। जैसे ही दोनों लड़ने वाले थे, अलीसिया ने एक मुक्का मारकर लड़ाई खत्म कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हिरोशी खुद को और बेइज्जत करे। आखिर में सभी बैंडिट्स पकड़े गए, लेकिन पता चला कि ये सब गेंजी की प्लान था। ये जानबूझकर पकड़ा जाना चाहता था ताकि जेल में रहकर उसे फ्री का खाना मिल सके और गॉब्लिन से बच सके। ये सुनकर हिरोशी को वो बहुत गिरा हुआ लगा। जाने से पहले हिरोशी ने उसे अपनी जिंदगी बदलने की सलाह दी और एक छोटे लड़के से ये सुनकर गेंजी भी कुछ देर सोच में पड़ गया। तभी टेस्ला वहां आया। उसने हिरोशी की तारीफ की कि उसने क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद की। हिरोशी ने सारा क्रेडिट उन दोनों लड़कियों को दे दिया। उसी समय एक अलार्म बजा और खबर आई कि गॉब्लिन ने वेस्टर्न गेट पर हमला कर दिया है। सब लोग वहां भागने लगे, लेकिन तभी हिरोशी के पेट में दर्द होने लगा। वो शॉर्टकट लेने का बहाना करके टॉयलेट की तरफ भाग गया और बहुत जोर लगाकर अपना काम खत्म किया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसने देखा एक गॉब्लिन पूरे समय उसे देख रहा था। डर के मारे वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर असली दुनिया में रियोना को लगा कि उसे पेट दर्द है। उसी समय रीसा वहां पहुंची और उसने एक ही बार में गॉब्लिन का सिर काट दिया। वो शुरू से ही हिरोशी के पीछे आई थी। उसने उसकी तलवार मांगी और देखने के बाद अचानक उसके पैर में चुभो दी, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। ये देखकर रीसा और खुश हो गई। एलिसिया वहां नहीं थी, इसलिए एलिसा ने मौका देखकर उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया और कहा कि वो उसे असली मजा दिखाएगी। लेकिन रीसा का बिहेवियर इतना डरावना था कि हिरोशी बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा था और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर हिरोशी वहां से निकल गया और रियोना के पास पहुंच गया, लेकिन तनाव की वजह से उसका पेट दर्द फिर से शुरू हो गया। उसे वही पुरानी घटना याद आई जब ट्रैक प्रैक्टिस के दौरान उसने डर के मारे खुद पर पेशाब कर दिया था। इस बार उसने खुद को शांत किया और धीरे धीरे दर्द कम हो गया। तब रियोना ने उसे नॉर्थ गेट जाने को कहा, जहां रीसा और अलिसिया पहले से मौजूद थी। हिरोशी पूरी ताकत से वहां दौड़ा और देखा कि टेस्ला की टीम गॉब्लिन के बड़े झुंड से लड़ने की तैयारी कर रही है। वहां बहुत सारे गॉब्लिन थे और उनमें से बहुत कुछ ताकतवर थे। लड़ाई बहुत भयानक थी। टेस्ला बड़े बड़े अटैक से कई गॉब्लिन को एक साथ खत्म कर रहा था। रिसा खुशी के साथ उन्हें काट रही थी। एलिसिया तेजी से छाया की तरह हमला कर रही थी। कई नॉर्मल सैनिक भी लड़ते हुए गिर रहे थे। जब ये झुंड खत्म हुआ तब कैथी और बॉब भागते हुए आए और बताया कि वेस्टर्न गेट से गॉब्लिन शहर में घुस गए हैं और क्वीन के मेंशन पर हमला कर रहे हैं। टेस्ला को लगा वहाँ कोई बहुत ताकतवर दुश्मन है, इसलिए उसने सबको मेंशन की प्रोटेक्शन करने भेज दिया और खुद अकेले वहां जाने लगा। हिरोशी भी उसके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा रेड ऑर्क देखा जिसका नाम वन आई था और वो सैनिकों को मार रहा था। टेस्ला ने बताया कि पहले उसी ने उसकी एक आंख निकाली थी, इसलिए ये पुरानी दुश्मनी की लड़ाई थी। उसने दुश्मनों को आयरन केज लाने भेज दिया और खुद उससे लड़ने लगा। दोनों की लड़ाई बहुत जोरदार थी। हथियार टकराने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हिरोशी ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि वन आई बहुत ताकतवर था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन डर से कांप रहा था। तभी दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच गईं और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई वो संभाल लेंगी। रीसा पहले दौड़ी, लेकिन वन आई ने उसे दीवार में दे मारा और वो बेहोश हो गई। फिर एलिसिया ने तेज गति से उससे लड़ाई शुरू की। तभी सैनिक एक केज लेकर आए जिसमें छोटे गॉब्लिन बच्चे बंद थे। उनके रोने की आवाज सुनकर वन आई का ध्यान भटक गया और उसी समय टेस्ला ने उन्हें मार दिया। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन हिरोशी को कुछ गलत लगा। उसे याद आया कि कामुई की गाइड में ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसने गोब्लिन बच्चों को ध्यान से देखा और समझ गया कि उन्हें आज नहीं बल्कि बहुत पहले पकड़ा गया था। हिरोशी ने टेस्ला से सवाल किया, लेकिन टेस्ला चुप रहा। उसने वन आई को खत्म किया और फिर गुस्से में हिरोशी को देखने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हिरोशी सच्चाई समझ चुका है। तभी क्वीन वहां गई और सच सामने आया। उसने बताया कि गोब्लिन बच्चों को पहले से पकड़ कर रखा गया था ताकि गोब्लिन बार बार शहर पर हमला करें। हर बार वो खुद को लोगों की रक्षक बनाकर सामने आती और इस तरह लोगों को
को अपने साथ जोड़ दी। इससे शहर दूसरे देशों से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट जगह बन गया और लोग शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। असल में टेस्ला और क्वीन दोनों मिलकर गोब्लिन का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे। जिस कमांडर को हिरोशी अच्छा और ईमानदार समझता था, वो असल में झूठा इंसान निकला। वो लोगों को भड़काने के बाद उन सैनिकों को भी खत्म कर देता था जो सच जानना चाहते थे। अब अगला निशाना हिरोशी था। तभी उसे कामुई की बात याद आई कि इस इवेंट में डेथ रेट 300% है, क्योंकि शुरुआत में ही एक बहुत ताकतवर बॉस से लड़ाई करनी पड़ती है। टेस्ला अचानक अपने सबसे ताकतवर अटैक चलता है ताकि एक ही बार में हिरोशी को खत्म कर दे। डर से कांपते हुए हिरोशी बस यही चाहता था कि अगर मरना ही है तो दर्द कम हो, लेकिन उसी समय एलिसिया बीच में आकर उस वार को रोक देती है। हिरोशी समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। बाद में पता चलता है कि मार्टिन उसके सपने में आया था और उसने कहा था कि हिरोशी को माफ कर देना चाहिए। इसी वजह से एलिसिया ने उसे माफ कर दिया था और वो चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। वो ये भी कहती है कि उसे खुश है कि हिरोशी ने अपने दिल की बात कह दी। वो चाहती थी कि हिरोशी उसके और उसके भाई के लिए जिंदा रहे। इतना कहने के बाद वो हिरोशी की बाहों में दम तोड़ देती है। हिरोशी तुरंत रियोना से पूछता है कि क्या एनपीसी को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन जवाब ना मिलता है। गेम में भी और असली जिंदगी में भी लोग उसे हमेशा कमजोर समझते थे और वो अब तक सब सहता रहा, लेकिन इस बार वो सह नहीं पाता। वो टेस्ला के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब टेस्ला फिर से हमला करता है तो हिरोशी कामुई की बताई हुई ट्रिक का इस्तेमाल करता है और हर वार को रोक देता है। ये वही ट्रिक थी जो कामुई ने गाइड में बताई थी। कामुई ने कहा था कि इस गेम में खिलाड़ी की ताकत बहुत बढ़ जाती है जब उसके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ये बात तभी होती है जब इमोशन पॉजिटिव हो। अगर किसी के अंदर पूरा विश्वास, पैशन और कर्ज हो तो वो मुश्किल हालात को भी बदल सकता और अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। कामुई ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ गेम की ट्रिक नहीं बल्कि असली जिंदगी का भी नियम है। हिरोशी अब पूरी ताकत से टेस्ला पर हमला करने लगता है। उसके वार लगातार पड़ते हैं और टेस्ला को सिर्फ बचाव करना पड़ता है। एक मौके पर हिरोशी उसका हथियार गिरा देता है और आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी बिगिनर तलवार टेस्ला के मजबूत आर्मर को गेम इतना रियलिस्टिक था कि हिरोशी को समझ में आ गया कि अब उसका अंत है। टेस्ला दूसरी तलवार निकालकर उसे खत्म करने के लिए तैयार था। उसी पल हिरोशी को फिर से मार्टिन दिखाई देता है। उसे लगता है शायद वो मर चुका है। वो रोते हुए मार्टिन से माफी मांगता है क्योंकि वो अलिसिया को नहीं बचा पाया। मार्टिन मुस्कुराकर उसे शांत करता है और उसे वो वादा याद दिलाता है जो उन्होंने पहले किया था जब हिरोशी ने उसे साथ में एडवेंचर पर चलने के लिए कहा था। मार्टिन उसे याद दिलाता है कि अब लड़ने का समय है। जैसे हिरोशी वापस गेम में लौटता है, उसकी टूटी हुई तलवार अचानक एक अजीब एनर्जी से गिर जाती है और वो टेस्ला की तलवार तोड़ देती है। इस तलवार को डीमन स्वॉर्ड कहा जाता है। अब दोनों आखिरी वार के लिए तैयार हो जाते हैं। टेस्ला अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके बिजली की तरह तेजी से हमला करता है और हिरोशी शांत खड़ा होकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन तभी अचानक क्वीन बीच में आ जाती है। वो हिरोशी को धक्का देकर हटाती है और टेस्ला की तलवार खुद अपने पेट में ले लेती है। उसी पल गेम खत्म हो जाता है। हिरोशी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका गेम कंसोल जल रहा है। अगले दिन वो बहुत उदास रहता है क्योंकि उसकी मौत बहुत बेकार तरीके से हुई थी। वो रियोना से बात करता है। गेम शॉप चलाने वाले रियोना उसे ढंग से देती है और कहती है कि उसने भी ऐसा अंत सोचा नहीं था। फिर वो पूछती है कि क्या वो फिर से गेम खेलना चाहता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा कंसोल है जो वो उसे दे सकती है। हिरोशी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर वो अपने कंप्यूटर पर जाकर कामुई की गाइड बंद करने लगता है। तभी उसे एक नया पेज दिखाई देता है जिसका नाम होता है यू हैव बीन किल्ड एंड लॉस्ट योर कंसोल। उसमें लिखा होता है कि जैसा कामुई ने कहा था, ये गेम असल में रियलिस्टिक जैसा है। अगर कोई खुद पर भरोसा रखे तो वो वापस कोशिश कर सकता है। उसमें बताया गया था कि वो अपनी मौत से ठीक पहले के समय पर वापस जा सकता है, इसलिए उसे एक नया कंसोल चाहिए होगा। उसे टूटा हुआ गेम डिस्क डालना होगा और कामुई का दिया हुआ कोड 10 बार डालना होगा। अगर किस्मत साथ दे तो वो अपनी मौत से 1 घंटे पहले वापस पहुंच सकता है। एलिसिया को बचाने की उम्मीद में हिरोशी फैसला करता है कि वो फिर से गेम में जाएगा, लेकिन अभी नहीं। पहले उसे खुद को तैयार करना होगा। दिन बीतते जाते हैं और वो रोज मेहनत करके ट्रेनिंग करने लगता है। धीरे धीरे उसका परिवार भी उसे अलग नजर से देखने लगता है। उसका टीचर भी उसके भविष्य के बारे में साफ जवाब नहीं होने के बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि हिरोशी के अंदर कुछ बदल गया है। वो समझता है कि इस लड़के के अंदर अब अलग कॉन्फिडेंस है। जो दो लड़के पहले उसे पैसे मांगते थे वो उन्हें भी डरा कर भगा देता है ताकि वो फिर से कभी परेशान ना करे। 1 महीने की तैयारी के बाद हिरोशी फिर से उसे लड़ाई में लौटने का फैसला करता है। इस बार उसका इरादा साफ था, वो सबको बचाना चाहता था और यहीं पर कहानी खत्म होती है।